अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक चहकती और महकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। नाज़रीन हमारी कोशिश होती है कि शो की शुरुआत पे आपसे कोई ना कोई ऐसी डिस्कशन की जाए जिससे आपका दिन जो है वो बेहतर हो, इसके साथ साथ कोई नई सीख सीखने को मिले। तो जहाँ पे हमने दुनिया को संवारना होता है, हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी आखिरत का सामान भी करते रहें। तो जब एक लंबे अरसे के बाद बंदा सो के उठता है ना, 12 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे का नैप लेके या 6 घंटे का नैप लेके, तो कोशिश किया करें कि सुबह उठते ही सबसे पहला जो मुंह से लफ्ज़ निकला करे वो अल्लाह ताला की हमदो सना का निकला करे। तो जो पहली आवाज़ निकले वो अल्लाह अकबर के नाम से निकले। ये एक छोटी सी एफर्ट होती है, तो आपका दिन, मेरा ये मानना है, मेरा ये यकीन है, आप भी ये करके देखिएगा, आपको बेहतर महसूस होगा। जब अल्लाह का नाम लेके आप दिन की शुरुआत करते हैं तो यकीन जानिए आपका मुकम्मल दिन जो है वो सुहाना रहता है और आपका कोई भी काम ख़राब नहीं होता। नज़रों से, बद नज़रों से दूर रहते हैं आप। ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो चलती रहती है ज़िंदगी के साथ साथ, लेकिन इसके साथ साथ जो मुल्की सूरत हाल है उसके हवाले से भी तो गुफ्तगू करनी होती है ना जनाब। महंगाई कहाँ को जा रही है, क्योंकि IMF के साथ मुआहदे के बाद डॉलर को ब्रेक तो लगी है किसी हद तक, लेकिन इसके साथ साथ महंगाई फिर भी नीचे आने का नाम नहीं ले रही। स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो वो उसकी हद तक महंगाई नीचे आने का नाम ले रही है, लेकिन ग्रेस रूट लेवल पे जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं अगर हम वो देखें, जैसे एक रेडी वाले के पास अगर आप फल फ्रूट लेने जाते हैं या इसके अलावा दीगर चीज़ें जो आप ख़रीदने के लिए बाज़ार में जाते हैं, तो बाज़ार में आप ये देखते हैं कि जब फ़ोन लेने जाएं या दीगर चीज़ें एशिया खुरोनोश भी हों वो भी लेने जाएं, डॉलर बढ़ता है जिसका लिंक भी नहीं किसी चीज़ का उसके साथ होता ना, तो ये कह दिया जाता है जनाब डॉलर महंगा हो गया इस वजह से ये महंगी है। अब डॉलर अगर सस्ता होता है तो फिर भी उनकी जो कीमतें हैं कांस्टेंट रहती हैं, वहीं पे रहती हैं, कम नहीं होती। बढ़ाना हो तो बढ़ा देनी है, कम नहीं करनी। जब एक बार चीज़ बढ़ गई तो उसको नीचे लाने के लिए पता नहीं कौन सी ऐसी तवीज़ डाल दिए गए हैं फिर उस चीज़ को कि उसका रेट जो है वो नीचे आने का नाम ही नहीं लेता। तो हम सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो हमारे आज के रिपोर्टर हमारे मौजूद हैं उनके साथ मैं आपका तारुफ करवा दूँ। इमरान असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर, आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। और उनके साथ साथ अली नारू हमारे बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, अच्छी मुस्कुराहट के साथ हमेशा वेलकम करते हैं और कह के मैंने मुस्कुराहट दिलवाई, देखें सुबह सुहानी बना दी मैंने। तो जनाब आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। इमरान की तरफ चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इमरान, क्या समझते हैं आप कि जो मौजूदा सूरत हाल जा रही है इसमें महंगाई का ग्राफ भी नीचे आना चाहिए? बिल्कुल, महंगाई की रेशियो कम होनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि IMF के साथ जो है उनकी जानब से अंदिया दिया गया 3 अरब डॉलर का, और 10 जुलाई तक ये किस्त जारी होने का इम्कान है। सेकेंडली बात करें तो पाकिस्तान में जो डिफ़ॉल्ट का खतरा था वो टल गया है। अब पाकिस्तान की जो मईशत है वो इस कदर तक जो मुस्तक नज़र आ रही है कि फ्यूचर में देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी फॉरेन स्टेक होल्डर्स हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। आज जैसा कि डॉलर थोड़ा सा उड़ान भरी है, लेकिन होप्स हो आने वाले चंद दिनों में जो है वो महंगाई की रेशो में कमी देखी जा सकती है। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट बचाने के लिए जो है वो दुबई से मजीद 1 अरब, जबकि सऊदी अरब मजीद आइंदा चंद रोज में जो है वो जुलाई में जारी करने का उनकी जानब से इशारा दे दिया गया है, जिससे पाकिस्तान की जो महंगाई की रेशियो है डेफिनेटली कम होगी। क्योंकि जब तक मुल्क अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर मुस्तकिल जगह पे खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी इन्वेस्टर पैसा नहीं लगा सकता। सेकेंडली इनके जो असरात हैं, अफेक्टिव्स हैं, वो पड़ते हैं आम आदमी पर। और सेकेंडली जो IMF की जानब से मुआहदे में शराइत रखी गई हैं, जैसा कि बिजली की कीमत भी बढ़ी है, तो आम आदमी तो पिस के रह गया है, क्योंकि जब बिजली की कीमत बढ़ेगी तो मटीरियल कॉस्ट बढ़ेगी, डेफिनेटली उसके जितने भी इफेक्ट्स हैं वो आम आदमी की ज़िंदगी में पड़ेंगे, प्रोडक्ट्स पे पड़ेंगे। तो ये कुछ ऐसे मुआहदे हैं जो IMF के साथ किए गए हैं, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए किए गए हैं। उसकी जो अनफॉर्चुनेट आम आदमी जो उस पर जो है वो साइड इफेक्ट पड़ेगा, जिसमें इन्फ्लेशन रेशो बढ़ चुकी है पाकिस्तान में, और इसी तरह जो है पाकिस्तान को अभी माहौलियाती तब्दीली का सामना है। इन तमाम वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में इस कदर जो है वो इन्फ्लेशन रेशो बढ़ चुकी है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि लास्ट जो है वो ईयर अभी फ्लड आया हुआ था, अभी फिर मुमकिन फ्लड के खतरात हैं। इन दौरान जो है वो ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो जाते हैं, कंटेनर्स जहाँ फंसा है वहीं फंसा रहता है, और आप देख सकते हैं कि पोर्ट्स पे, और इसी तरह जो है मुख्तलिफ एक सिटी से इंटरसिटी में जितनी भी ट्रक्स हैं, आपके व्हीकल्स हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेज और ट्रेड बंद हो जाती है। उसमें जो स्टॉक माफिया होता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ होते हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मसनूई महंगाई कर देते हैं। तो पाकिस्तान में महंगाई की रेशो उस हद तक नहीं है जिस तरह मसनूई महंगाई कर लेते हैं। इनके खिलाफ जो है वो जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो इस हद तक नाकाम हो चुके हैं कि किसी भी सिटी में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का किरदार होता है कि पाकिस्तान के जो है
किसी भी सिटी के इंटरनल मामला को देखे, मार्केट्स को चेक करे और चेक करे कि आया कि अगर 200 रुपये की चीज़ है 300 रुपये में क्यों फरोख्त हो रही है। इसका मतलब कि दे आर फ्लॉप। इसी को आगे बढ़ाकर पाकिस्तान में जो है मसनूई महंगाई को कम करने के लिए इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और ट्रेड को बढ़ाने के हवाले से नो डाउट, क्योंकि ये जो कौमी सतह पर बड़े बड़े मुआदे मुल्क की मईशत के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन रेशो वही बात आ जाती है कि आम आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, उसको 2-3 वक्त की अगर रोटी मिल जाती है उसको ही वो गनीमत जानेगा, पेट बच्चों का वो पालेगा। अभी जैसा कि गवर्नमेंट ने मजदूर की कम से कम जो उजरत है वो 32,000 मुकर्रर की है, इस पे आया इंप्लीमेंटेशन किस हद तक हो रहा है, कितनी इंडस्ट्रीज जो है वो इस पे चल रही हैं। एक तरफ तो आप रेवेन्यू देख रहे हैं, दूसरी तरफ उनको सैलरीज का देख रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों का जो किरदार है वो आम आदमी की जेब पे पड़ा हुआ है कि उसकी जेब बहुत दूर की बात, वो अपने बीवी बच्चों का पेट तो पाल सकता है। तो होप्स हो कि आने वाले चंद दिनों में अगर रशिया ने भी जैसा कि ऑयल का कुछ साइन दिया है तो पेट्रोल नीचे आ जाएगा। इसी तरह जो है अगर कुछ IMF के साथ मुआहदा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो बिजली की कीमत अगर बढ़ी है तो फिर कम आ जाएगी, पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी। इसके जो डेफिनेटली जो इफेक्ट्स पड़ते हैं वो आम जो वुड्स है उस पर भी पड़ते हैं, जैसा कि घी, चीनी और आम जो जितनी भी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो जिसे कहते हैं सर्टिफाइड और साइन चीज़ें, जिसका तो गवर्नमेंट सतह पे होना चाहिए, लेकिन बीइंग प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जितने भी सिटी में हैं उनको चेक करना चाहिए कि जनाब ये ज़खीरांदोज़ क्यों कायम है। मंडियों में जाके देख लें, ये जो आड़ती जहाँ भी बैठे हुए हैं ये क्यों खुद साख्ता महंगाई कर रहे हैं, आम आदमी क्यों इससे मतलब कर रहा है। जनरल स्टोर पे चले जाएं या फार्मेसी में चले जाएं, एक मेडिसिन की कीमत कितनी है। अगर पैनाडोल की शॉर्टेज की बात करें तो इतनी शॉर्टेज नहीं है जितनी महंगाई जो है वो बढ़ाई जा रही है कि जनाब पैनाडोल का पता इतना महंगा हो गया है। वो खुद साख्ता है क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना तो जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ना ही कुछ हेल्थ अथॉरिटीज किसी की जानब से चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो एक रैप छोड़ दिया जाता है कि जनाब महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आम आदमी को ये लगता है कि वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन दिस एज। तो इसका जो है वो चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है ताकि आम आदमी इन हालात में सर्वाइव कर सके। इवन दैट कि जहां पर मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं, वहीं आम आदमी को रिलीफ देने के लिए जो है वो आटा, घी और रोजमर्रा की जो अशिया है वो सस्ती करनी चाहिए। यूटिलिटी स्टोर्स जितने भी हैं वहां पर तमाम जो अशिया है घी इसकी बर वक्त फराहमी होनी चाहिए और लाइनें लगनी चाहिए ताकि इस तरह का जो वाफर मकदार में जो वुड्स फराहमी की जाए ताकि खवातीन और जितने भी लोग हैं उनको इस जो है वो नौबत पे ना आना पड़े। इतनी पॉवर्टी रेशो बढ़ चुकी है कि इस प्रोग्राम में देख लें खवातीन जो है वो रोजाना सैकड़ों की तादाद में आती हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है एज कम्पेयर टू लास्ट 3 ईयर्स इस दफा जो है वो पॉवर्टी रेशो इतनी बढ़ चुकी है कि मतवस्त तबका तो एक तरफ, एक बड़े बड़े अच्छे लोग भी जो है वो अपनी सफेद पोशी को छुपाने के लिए उस प्रोग्राम में अपने आप को ऐड कर रहे हैं। तो इट्स जस्ट बिलोंग्स टू द इन्फ्लेशन रेशो। तो इस पे कम करने के लिए एक तरफ तो हमें जो है वो हुकूमती सतह पर इकदाम करने की जरूरत है, दूसरी बात ये कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जब तक सिटी में एक्टिव नहीं होंगे तो खुद साख्ता महंगाई नहीं रुक सकती। ये लोग खुद साख्ता महंगाई करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे और जितनी भी चीजें हैं उसमें इजाफा करते जाएंगे। तो आम आदमी को कुछ नहीं पता, वो हमारी और आपकी वसातत से ही देख सकता है कि जनाब ये कीमतें बढ़ी हैं, इसको कौन कंट्रोल करेगा। तो एंड पे वही होना आता है कि उन पे है कि दे शुड रियली सीरियस टेक एक्शन अगेंस्ट देम। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अली नारू, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? महंगाई जिन बोतल से बाहर नहीं पकड़ा जा रहा और ना ही कोई पकड़ना चाह रहा है इस जिन को, किधर जाएंगे हालात? हनान भाई, इस वक्त जो हालात हैं वो तो पाकिस्तानियों की एक ही दुहाई है कि हाय महंगाई, मार गई महंगाई, कौन कंट्रोल करेगा इस महंगाई को। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बज़ाहिर हमें नज़र आता है कि जी IMF के साथ हमारा मुआहिदा हो गया है, आगे हमें सऊदीया की तरफ से भी अच्छी न्यूज़ सुनाई जा रही है। तो बात यह है कि कब तक हमने दूसरों पर इन्हिसार करना है। आया कि हम 75 से 78 साल के हो गए हैं बजाते खुद, आज तक हम खुद इन्हिसारी नहीं ला पाए हैं। आज भी हम डिपेंडेड हैं, आज भी हमारा एक ही मौक़िफ़ है और वो है तरला, और वो है हमारे हाथ में जो है थाल, वो हमने सारी दुनिया में लेकर घूमना है। अगर तो हमने इन्हीं चीज़ों पर रहना है तो फिल वक्त जो मौजूदा हालात हैं वो हमें संभलते हुए दिखाई नहीं देते हैं। अगर खुशहाली आएगी भी तो कोई हुकूमत अपने इलेक्शन के दिनों में वो खुशहाली लेकर आएगी,
और उसकी इलेक्शन कैंपेन की हिस्सा होगी वो खुशहाली, और वो 1 से 2 माह की खुशहाली होगी, जिसके बाद इलेक्शन होगा, इलेक्शन के नताइज आ जाएंगे, फिर 4 साल के लिए बदहाली आएगी, फिर अगले इलेक्शन आएंगे, फिर 2 महीने के लिए खुशहाली आएगी। ये हमारे हुक्मरानों का माइंडसेट है जो हम पर 30 से 40 साल से मुसल्लत हैं। आया कि दूर अंदेश सियासतदानों की कमी है, आया कि हमारे यहाँ पर फैसला साजी की कमी है, आया कि मनसूबाबंदी करने वालों की कमी है, इंटेलेक्चुअल्स की कमी है। हमारे माशरे में ऐसी किस चीज़ की कमी है? कुदरत के वसाइल से हम माला माल हैं, अल्लाह के अता किए हुए 4 मौसम हैं, हर किस्म का फल है, बेशुमार पानी है, पहाड़ हैं, सरसब्ज ज़मीन है, खेती बाड़ी के लिए ज़मीन है। तो फिर ऐसे कौन से अनासिर हैं कि आज तक हम खुद इन्हिसारी पर नहीं आ पाए हैं? आज तक हम डिपेंडेड हैं, हम कभी किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, कभी किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। सर्दी आती है तो हमारे और मसाइल होते हैं, सर्दी आती है तो हमें सुई गैस से निपटना पड़ता है, गर्मी आती है तो हमारे बिजली के मसाइल होते हैं, महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स के जो सर्वे है उसके मुताबिक, हालिया सर्वे के मुताबिक, हम कोई दुनिया का चौथा मुल्क हैं जो कि महंगाई में चौथे नंबर पे आ गया है। कोई 38 इशारिया से ऊपर हमारी इन्फ्लेशन रेट जा रहा है। तो आया किस चीज़ की कमी है? हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हम कहाँ पे खड़े हैं? आप प्रोग्राम निकाल रहे हैं जी, बेनज़ीर इनकम्स को प्रोग्राम आप लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आया जब हम दूर अंदेशी से लेते हैं काम, दूर देखते हैं कि क्या हमने कौम को सिर्फ हाथ फैलाने वाला बनाना है? क्या हमने उसको इसका मुस्तहिक बनाना है कि ये एड के मुस्तहिक हैं, ये इस ज़कात फ़ंड के मुस्तहिक हैं, ये इमदाद के मुस्तहिक हैं? कौम की खुददारी कुचलने के मंसूबे हैं ये वाले। आप लोग कौम को हुनरमंद बनाएं, महंगाई है आप उसका सदेबाब करें, आप ऐसे प्रोग्राम्स लाएं जिनमें आपका नौजवान खुद को निखारे, आपका नौजवान सड़क पे ना खड़ा हो। ये अच्छी बात है कि वेलफेयर के काम हो रहे हैं, जगह जगह पे लंगर खाने कायम किए गए हैं, लेकिन एक नौजवान बंदा जब वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा है तो उसकी इज्जत नफ्स भी है। वो चाहता है कि वो कमाई करे, अपना कमाए। आप लोगों ने जगह जगह पे आप लोगों ने बना दिए, सही है जी, आप लोगों ने महंगाई से निपटने का कोई हल निकाल लिया, कोई वेलफेयर के इदारे हैं, कुछ भी है, लेकिन आया क्या आज का नौजवान आपका खुददार है? जो खुददार है वो बाहर जाना चाह रहा है, जिसके पास डिग्री है उसके पास जॉब नहीं है, या फिर उसके पास रिश्वत देने के पैसे नहीं हैं, जिसके पास अच्छा कारोबार है उसका कारोबार महंगाई की नज़र हो रहा है, या जिसका तगड़ा कारोबार है वो खुद साख्ता महंगाई करता जा रहा है। तो बज़ाहिर हमें एक बेहंगम, बेसमत, बेराह माशरा दिखाई देता है। अब यहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है, अशिया फरोनोश हों, आपकी डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें हों, आपके कोई आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपकी गाड़ियाँ हैं, आपकी गर्मियाँ आ गई हैं तो आपका एसी महंगा, सर्दियाँ आ गई हैं तो आपका हीटर महंगा। आया क्या हम कभी मुस्तहकम हो पाएंगे? कभी हमारे रेट्स मुस्तहकम हो पाएंगे? 1000 से 2000 का फ़र्क समझ में आता है, 10-10 हज़ार कीमतें ऊपर जाती हैं, जब नीचे आनी होती हैं तो वो 2000 या 1000 रुपये आती हैं। तो कौन, किस माशरे में हम जी रहे हैं? कौन है इनसे पूछने वाला? क्या है महंगाई की शरह? कौन तयन करता है रेट बढ़ाने का? कौन तयन करता है रेट नीचे लाने का? हर बंदा अपने आप में मालिक है, हर बंदा अपने आप में सरबराह है, हर बंदा अपने आप में हाकिम है, हर बंदा अपने आप में बादशाह है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस बेहंगम माशरे में हमें तरक्की कहाँ होती नज़र आती है? मजदूर आपका खड़ा है, उसकी दिहाड़ी नहीं लगती है, 3-3 दिन उनको दिहाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, घर में उसके फाके हैं, बच्चे उसके भूखे हैं, जेब में उसकी बूटी कूड़ी नहीं है, घर वो जाता है खाली हाथ जाता है, बेगम उससे खर्चा मांगती है, बच्चे उसकी रात तकते हैं, 2 वक्त का खाना मुयसर नहीं है। क्या करेंगे आप इस माशरे के साथ? और 78 साल बाद भी हम कहते हैं कि जी हालात ठीक हो जाएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं, आइंदा आने वाले साल बेहतर हो जाएंगे। इन हुक्मरानों का हमने करना क्या है? ये हुक्मरान हमें डिलीवर कर क्या रहे हैं? कब तक आप इन्हें आजमाते रहेंगे? कब तक इनकी आपस की चपकलिश की जो सज़ा है वो आम शहरी भुगतता रहेगा? कब तक आम शहरी रिलीफ का मुंतज़िर रहेगा? कौन से मुल्क में, किस मुल्क में हम जी रहे हैं? आया पाकिस्तान किस मकसद के लिए बना था? हम कहाँ पर हैं, कहाँ पहुँच गए हैं? ये वो तमाम तर सवाल हैं जो एक नौजवान के जहन में है, अवाम के अजहान में है, लेकिन उनका जवाब हमें कहीं नज़र नहीं आता। वो किराना स्टोर की दुकान हो या फिर वो बड़ी मार्केट हो, कोई हर जगह पे जाएं मनमाने दाम लिए जा रहे हैं, मनमानियाँ की जा रही हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। अब जिसके पास दिहाड़ी नहीं है, उसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है, अब वो भी नहीं लगती। वो 560 का उसने घी खरीदना है, उसने 125 रुपये फ़ी किलो वाला आटा खरीदना है, उसने घर में दाल भी बनानी है तो वो भी 250 से ऊपर है, उसने जो दाल है उसमें कोई सब्ज़ मसाला डालना है तो वो प्याज भी 100 से ऊपर है, वो सब्ज़ मिर्च भी ऊपर है। आया एक वक्त की हंडिया बनाना एक गरीब के लिए मुश्किल तर हुआ है, और उसने सर्वाइव करना है इस माशरे में। हमारा हुक्मरान, हमारे हाकिम
उसकी जगह आकर सोचें कि एक आम आदमी की ज़िंदगी क्या है। ये जो असम्बलियों में बैठे हैं, ये जो पार्लियामेंट की शान शौकत बढ़ाते हैं, जिनका आइन नहीं थमता है, जिनके मामलात नहीं थमते हैं, जिनकी ब्यूरोक्रेसी नहीं थमती है, जिनके मामलात आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जब वो आम आदमी की बात करते हैं, जब वो नारा लगाते हैं कि हम रोटी कपड़ा और मकान देंगे, हम फलां करेंगे, तो क्यों नहीं देते हैं? इंडस्ट्रियल सिटी का बुरा हाल है। हमारे पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद। रोड्स की बात हो, बेरोज़गारी की बात हो, हर हवाले से ये काफ़ी हद तक पीछे दिखाई देता है। कहने को तो इंडस्ट्रियल हब है, सुनने में यूँ महसूस होता है सोने की नदियाँ, दूध की नदियाँ बह रही हो गई, सोने के पहाड़ होंगे इस शहर के अंदर। लेकिन देखने को जब निकलते हैं तो वही रोड पे मांगते हुए लोग मिलते हैं, वही सफ़ेद पोश आपको मिलते हैं। गुर्बत की लकीर से नीचे दिन ब दिन मज़ीद से मज़ीद लोग आते जा रहे हैं। किस तरह से सूरत हाल बेहतर होगी? हनान भाई, हमारा ये जो शहर फैसलाबाद है, ये सनअती शहर है, मज़दूरों का शहर है। इसकी पहचान ही मज़दूरी है, इसकी पहचान ही मेहनत कश है, इसकी पहचान ही मेहनती लोग हैं, और वही पहचान आज मलियामेट हो रही है। हमारा मज़दूर मेहनत करने घर से निकलता है, लेकिन वो मेहनत नहीं कर पाता, उसको दिहाड़ी नहीं मिलती। आज की बात है कि दिन खड़े हैं सारे, कुछ भी नहीं है, 3-3 दिन से दिहाड़ियाँ नहीं लगी, रोते नज़र आते हैं कि जी ईद भी खाली हाथ गुजारी है, कपड़ा कोई नहीं है। घर में जाते हैं, मकान मालिक किराया मांगता है, बिल आ गए हैं 15-15 हज़ार के, कहाँ से अदा करें? तो ये जो शहर है, यहाँ पर रोज़गार के लिए लोग आया करते थे दूसरे शहरों से, क्या आया हमारे पास कोई अच्छी जॉब नहीं, कोई मसला नहीं, फैसलाबाद चलते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, सनत है, किसी ना किसी फैक्ट्री में जॉब मिल जाएगी, कोई दिहाड़ी लग जाएगी, किसी सड़क किनारे भी खड़े होंगे तो कोई ना कोई दिहाड़ी के लिए आ जाएगा हमें ले जाने। आज मिनो मन मायूसी है हर तरफ। आप शहर के किसी भी कोने में चले जाएंगे, आपको लोगों के चेहरों पर मायूसी टपकती हुई नज़र आएगी, और ये उन हुक्मरानों के लिए निशान इबरत है जो कहते फिरते हैं कि जी हमारे दौर में फ़लाँ हो गया, हमारे दौर में आपकी 40% से ज़ायद टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ गई है, बंद हो गई है। उसमें कितना मजदूर था, वो कितने लोगों को रोज़गार दे रही थी। आपसे बिजली के मामलात नहीं संभल रहे हैं, आप इंडस्ट्री को मुस्तहकम नहीं कर पाए हैं, आप इंडस्ट्री को चला नहीं पाए हैं। बांग्लादेश कहाँ था, कहाँ पहुँच गया? इंडिया कहाँ था, कहाँ पहुंच गया? और हमारे मामलात बुनियादी मामलात है। अगर हम किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बंदे को भी बताएंगे यार कि इस वजह से इंडस्ट्री बंद हुई है, तो हम खुद चाहेंगे यार कि ये कोई मामला बताने वाली है, ये कोई बात बताने वाली है, जी बिजली के मसाइल थे इसलिए इंडस्ट्री बंद हो गई। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, बिजली पैदावार करने के क्या कौन कौन से तरीके आ गए हैं। हम आज भी पानी पर हैं, हम अपने वसाइल बरोएकार ही नहीं ला रहे। हमारे पास क्या नहीं है, खुदा का दिया हुआ हमारे पास क्या नहीं है, कौन सी नेमत रब ने हमें अता नहीं की। सिर्फ और सिर्फ नालायक हुक्मरानों की सज़ा 25 करोड़ आवाम जो है वो 22 करोड़ से ऊपर की आवाम भुगत रही है। अब ये शहर फैसलाबाद है, आप महंगाई की बात कर लें, आप मज़दूरों की बात कर लें, कितने मज़दूर आपकी जो अभी सालाना जो उन्होंने टेनरिटीज़ ने जारी किया है, रेशो जारी किया, कुर्बानी से ही आप अंदाज़ा लगा लें। पिछले दिनों बड़ी ईद गुजरी है, इस बार 40% जानवर कम कुर्बान किया गया है। लोगों को पास पैसा नहीं है, जिनके पास है वो संभाले बैठेंगे, पता नहीं आगे कौन से हालात आने हैं, कौन से नहीं हैं। मायूसी के आलम में आप वक्त गुजार रहे हैं। ये कोई कौम नहीं होती जिसके पास मुस्तकबिल नहीं होता। कौम का एक मकसद होता है, एक एम होता है, उनकी मनसूबा साजी होती है, उनको पता होता है कि 5 साल बाद उन्होंने कहाँ पर खड़े होना है। आपका यूनिवर्सिटी में जाने वाला बच्चा डिग्री के लिए जाता है, उसको ये नहीं पता कि 4 साल बाद जब उसके पास डिग्री होगी तो उसके पास जॉब होगी या नहीं होगी। वो मायूस होता है, उसके पास मुस्तकबिल का कोई प्लान नहीं होता। आपकी यूनिवर्सिटियां धड़ाधड़ पैसे कमाने के चक्कर में एडमिशन देती हैं, कोई स्केल नहीं है, कोई उनके पास पैमाना नहीं है कि आया इतने स्टूडेंट्स हमने कोटे में लाने तो हैं, आया क्या वो जब स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होकर जाएंगे उनके लिए जॉब पड़ी है माशरे में, उसकी डिग्री किसी काम आएगी। और दूसरी जानिब हमारा जो नौजवान है वो स्किल सीखने की तरफ आ नहीं रहा है। बेरोजगारी है, सब कुछ है, लेकिन बहसियत शहरी हम खुद से क्या कोशिश कर रहे हैं? अगर मेरे पास डिग्री है तो ज़रूरी है मैंने जॉब भी करनी है। डिग्री का मतलब हरगिज़ आपको डिग्री जो है वो गुलाम नहीं बनाती है, डिग्री आपको नौकर नहीं बनाती है। डिग्री आपको इल्म देती है, आप इल्म सीखते हैं, आप खुद मुख्तार होते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नौजवान है उसको चाहिए इन कठिन हालात में, अगर महंगाई है, अगर हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से कुछ नहीं किया जा रहा, हमारी मैनेजमेंट ऐसी नहीं है, तो हम खुद आगे बढ़ जाएं, छोटा छोटा कारोबार करें। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने बड़ा कारोबार ही करना है, आपने फैक्ट्री डालनी है। बिल्कुल, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ इमरान असलम मौजूद है। इमरान, ब्रेक से पहले आप कुछ बात करना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, मैं अली नारू की एक बात ऐड करने के बाद जो है वो इंडस्ट्रीज़ पे आऊँगा
कि जिस तरह देखें उनकी जानब से कहा गया है कि पाकिस्तान में जो है वो महंगाई की रेशो तक बढ़ चुकी है कि रोज़गार के मौके नहीं हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो यूथ को खुद आगे आना चाहिए। बिल्कुल आपने देखा सोशल मीडिया पे जो है वो मास्टर पास जो लड़का है वो बिरयानी की खुद ही जो है वो उसने ठेला लगाया और उसने सेल करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह जो है वो खुद को एम्पावर किया जा सकता है फ्रीलांसिंग से, इन्फ्लुएंसर से, क्योंकि पाकिस्तान में वो उस तरीके से जो है चीज़ें नहीं आगे बढ़ रही, जिसके अकॉर्डिंगली जो है वो यूथ को खुद आगे आना चाहिए, इस तरह के मौके होने चाहिए। और मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था पाकिस्तान लेबर एंड मैनेजमेंट के मुताबिक पाकिस्तान में जो है वो 75 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। क्योंकि फैसलाबाद में 50% जो है इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं वो लास्ट जो है वो 7 माह के दौरान बंद हुए हैं। और इंडस्ट्रियल की जानब से ये मौका बनाया गया है कि गैस, बिजली और इन तमाम चीज़ों के बहरान की वजह से कीमतें बढ़ चुकी हैं, लिहाजा हम इंडस्ट्री यूनिट्स बंद कर रहे हैं। जब इंडस्ट्री यूनिट्स बंद हो जाते हैं तो वहाँ पर काम करने वाले सैकड़ों लोग जो है वो बेरोज़गार हो जाते हैं, तो डेफिनेटली पावर्टी रेशो बढ़ जाती है और वो बैठ जाते हैं कि हमें रोज़गार नज़र ही नहीं आ रहा, कहाँ जाएं। तो इसलिए एक जो है वो पैदा हो जाती है, वेव पैदा हो जाती है कि इतने लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, इनको रोज़गार के मौके नहीं मिल रहे। अभी जो है वो आपको पता है कि इंटरनेशनल तौर पे जो है वो आईटी का दौर है, आईटी के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज को अवेल किया जा रहा है फ्रीलांसिंग के हवाले से। तो यूनिवर्सिटीज़ के ऑन पे है कि खुदारा डिग्री पे मत फोकस किया जाए, स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट किया जाए कि उनका इंटरेस्ट किस में है। आप जापानीज़ को देख लें, चाइना को देख लें, बड़े बड़े कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ को देख लें, वहाँ के जितनी भी यूथ है वो इसी तर्ज के अमल पे जो है वो अपना रही है। उनकी जो रेशो है वो पॉवर्टी रेशो इसलिए कम है कि पाकिस्तान में जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर, ये 4-5 इंपॉर्टेंट शोबे ब्यूरोक्रेसी के लिए जाते हैं कि जनाब इसके लिए तगो-दो करते हैं, कंपटीशन बढ़ जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स जो है मेंटली तौर पे अपसेट हो जाते हैं क्योंकि वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर बंदा डॉक्टर इंजीनियर बने, अभी छोटे छोटे जो है वो आप स्टेप्स लें ताकि आपकी ज़िंदगी हसीन बन सके, आप छोटे छोटे कारोबार करें ताकि वो कल को वसी हो सके। बड़े बड़े ऐसे मैंने जिंदा मिसाल देखे हैं कि लाहौर की शालमी मार्केट में दुकान के आगे ठेले लगाने वाले ने पूरी दुकान खरीद ली। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक तो दो थी, पढ़ा लिखा हुआ था, उसने कहा कि नहीं मैं कर सकता हूं। तो इसी तरह जो है वो इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाता है ताकि आने वाले दिन में अगर वो 1 है, 1 से 2, 2 से 100 तक बन सके। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, जब तक आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हम उम्मीद नहीं लगा सकते कि पाकिस्तान में जो है वो जो इन्फ्लेशन रेशो कम हो सके, क्योंकि इंडस्ट्री यूनिट्स बंद हो जाते हैं, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसी वजह से आम आदमी को जो बहुत सी मुश्किलात का सामना देखने को मिलता है। दूसरी तरफ बात करें तो एजुकेशन सेक्टर्स में भी जो है वो इस्लाहात आनी चाहिए। आम आदमी से टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन अभी आप फिनांस एक्ट जो नया है उसमें 415 अरब के जो नेट टैक्स लगे हैं, वो टैक्स जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तान में टैक्स जो है इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है। आम आदमी को टैक्स के जो है वो जांचे में डाला गया, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो टैक्स चोर हैं, टैक्स माफिया, टैक्स अदा नहीं करते। पाकिस्तान के आम आदमी से आप टूल टैक्स से लेकर हर चीज़ तक देखें टैक्स है। पाकिस्तान के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए हवाले से वो टैक्स को जो है वो बजट्स में और दीगर में जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है ताकि पाकिस्तान का जो है वो मुआशी ग्राफ ऊपर जा सके। अनफॉर्चुनेटली सैडली जो है बहुत से जो लोग हैं जो अभी तक उन्होंने अपने असासे नहीं शो करते और मुख्तलिफ हम केसेस देखते हैं, जब तक इनको तमाम को एक जो है क्राइटेरिया के अंदर नहीं लाया जाएगा तब तक मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की जो आम आदमी है वो सुख का सांस ले, क्योंकि इनका जो डायरेक्ट जो है वो लिंक्ड है वो आम आदमी पे है। क्योंकि आम आदमी जो है जो भी जो है वो फेस कर रहा है वो इन माफिया की वजह से कर रहा है, क्योंकि वो खुद तो टैक्स पेयर नहीं है, खुद तो वो उस तर्ज पे नहीं है, लेकिन आम आदमी को उसका जो है बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेशो बढ़ चुकी है, इंडस्ट्री यूनिट्स बंद हो रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि जो फैसलाबाद इंडस्ट्री सिटी है इनकी अब शुगर मिल्स ले लें, फ्लोर मिल्स ले लें, कपास जो है वो इस दफ़ा रिकॉर्ड जो है उसकी बुवाई हुई है। और कपास एक पाकिस्तान में जो है अगर तारीख पढ़ें, पाकिस्तान इंटरनेशनल तौर पे कपास के बलबोते पे बहुत सी अपनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को इजाफा करते हुए अपने रेवेन्यू में इजाफा किया है। तो अभी ये रवान जो साल है अभी नगरान वज़ीर मोहसिन नकवी की जानब से जो है वो फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल में 100% जो है वो कपास की टारगेट का बुआई का मुकम्मल किया गया है और ये बहुत अच्छा पाकिस्तान के जो है वो पंजाब के रेवेन्यू में है। इस तरह के स्टेप्स करने चाहिए। हनान 70% हमारा इन्हिसार ज़राअत पे है, हमने ज़राअत को पीछे छोड़ दिया है। ज़राअत पे ही हम आगे बढ़ जाएं तो यकीन करें यहाँ से इतने आपके रोज़गार के मौके पैदा हो सकते हैं कि आप चेक करें कि बहुत से पाकिस्तान के जो मौसमी फ्रूट्स होते हैं वो हम बाहर बेच सकते हैं।
इसी तरह बहुत सी ऐसी चीजें हैं हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, लहसुन, अदरक, इसमें बहुत से लोग आगे बढ़ चुके हैं जो बाहर जो है वो भेज रहे हैं। तो हमें जो है बीइंग अ सिटीजन इस तरफ आना चाहिए। ज़राअत पे बहुत सी इस्लाहात की ज़रूरत है, ज़राअत पे तवज्जो देनी चाहिए ताकि पाकिस्तान क्लाइमेट से भी बच सके, पावर्टी रेशो से भी बढ़ सके और पाकिस्तान में ग्रीनरी आ जाए। जो क्लाइमेट के हवाले से कितना जो है वो 10 अरब के करीब जो है जिनेवा ने हमें दिया कि जनाब पाकिस्तान मौसमी तब्दीली में जो है जद में है। तो इसके हवाले से हमें इनिशियली तौर पे जो है वो स्टेप्स उठाने चाहिए। पाकिस्तान, आप फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद में ज़्यादातर तहसील सदर में देहात हैं, तो देहात में जो है वो गन्ना ले लें, मुख्तलिफ फसलें ले लें, उस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और किसानों को रिलीफ मिलना चाहिए, पैकेजेस अनाउंस करने चाहिए ताकि उनका हक ना मरे। गन्ना जो है वो अगर 4000 मन है तो अगर ब्लैक में ना बेचे, गंदम ले लें, जितनी भी आप फसलें ले लें, किसान को किसान का पूरा हक दिया जाए ताकि वही जो चीज़ है वो मिल्स में आए और वो रेवेन्यू में इजाफा कर सके। अभी खुराक की गंदम की बात करें तो 11 लाख गंदम की बोरियों का टारगेट है, वही सरकारी कोटा नहीं पूरा हो सका, जिसकी वजह से गंदम ब्लैक में बेचने का खदशा हो चुका है। तो अभी तमाम डिवीजन भर के शहरों ने गंदम जो मुहिम है मुकम्मल कर ली, लेकिन फैसलाबाद में मुकम्मल नहीं हुई, उसकी वजह यही है। तो हमें ज़राअत पे तवज्जो देनी चाहिए ताकि आम आदमी जो है वो इस तरफ आए। और ज़राई यूनिवर्सिटी देख लें कि पैदा कर रही है, बहुत से स्टूडेंट्स इस तरफ ला रही है कि आप इस तरफ आएँ और इसको यूटिलाइज करें एग्रीकल्चर लैंड को पाकिस्तान में। तो इससे पावर्टी रेशो भी कम हो सकती है और रोजगार के मौके भी पैदा हो सकते हैं। आप MOU साइन करें, वर्कशॉप साइन करें, बहुत सी जो है वो कंट्रीज में स्पेस है कि आप ट्रेड को लेके आगे बढ़ें। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें सरमायाकारी की जरूरत है, बिलावल भुट्टो ने भी कहा हमें सरमायाकारी की जरूरत है। तो ये सरमायाकारी जब तक बढ़ेगी नहीं तब तक मैं समझता हूं कि इन्फ्लेशन रेशो और पावर्टी रेशो कम नहीं हो सकती। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़े अपर लेवल पे और निचले लेवल पे, जब तक जो है सरमायाकारी को फरोग नहीं दिया जाएगा तब तक पावर्टी रेशो कम नहीं होगी। अगर पावर्टी रेशो कम नहीं होगी तो आप समझते हैं कि देखते हैं कि सुसाइड रेशो में किस हद तक इजाफा देखने को मिला है। ये तमाम चीजें जो है वो की जा सकती हैं। हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारी वजारतें, हमारे सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी और तमाम जो ट्रेड जितने भी हमारे समझते हैं इस चीज़ को, उनको आगे आना चाहिए और पढ़े लिखे लोगों को सामने लाना चाहिए और हमारी ट्रेड और बिजनेस की तरफ जो आना चाहिए। IT का दौर है, यूथ डेवलपमेंट के हवाले से फ्रीलांसिंग करनी चाहिए ताकि 1 से 2, 2 से 3 से मतलब मुख्तलिफ हवाले से जो है वो एक चेन बन सके ताकि हम मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। ये जो तमाम जो हमने कोड किए हैं बातें, ये पाकिस्तान की मईशत के रिलेटेड है, इन्फ्लेशन रेशो कम करने के रिलेटेड है। तो बीइंग अ सिटीजन हमें इस तरफ आना चाहिए कि जनाब डिग्री ली है तो उस हवाले से क्या बेहतर हो सकता है। तो अभी आप देख लें रिसेंटली यूनान में जो इस कश्ती हादसे में हुए हैं वो इसी वजह से थे ना, उनके पास जो है वो रोजगार नहीं थी, पावर्टी रेशियो ज्यादा थी, इंसानी स्मगलिंग बढ़ गई, इसी वजह से बढ़ी है ना कि पाकिस्तान में उनको फ्यूचर नजर नहीं आया और वो एक ग्रीन जो है वो ख्वाब लिए कि हम जनाब बाहर जा रहे हैं, कि सबज किसी ने ख्वाब दिखा दिया और वहां पे वो चले गए और अनफॉर्चुनेटली ये सैड इंसिडेंट हुआ। अगर यही उन नौजवानों को कहा जाता कि जनाब आपके लिए रोजगार के ये मौके लेके आ रहे हैं तो इस तरफ आएँ, तो हमें पाकिस्तान बहुत सी चीज़ों से बच सकता है। FATF में दीगर जितनी भी इंसान पाकिस्तान पे जो पाबंदियां हैं उनसे निकल सकता है। वही बात आ जाती है कि ट्रेड को लिया जाए कौमी सतह पे और ग्रास रूट लेवल से इसको लेके चला जाए ताकि पाकिस्तान में जो है वो बिजनेस को फ़रोग दिया जा सके, तमाम को जो है वो टैक्स इस्लाहात में शामिल किया जाए ताकि सब टैक्स पेयर बने और आम आदमी का जो बोझ है वो कम हो और सब इक्वलिटी के तौर पे जो है वो जस्टिस के तरीके से किया जाए ताकि मुल्क की तरक्की में सभी अपना किरदार अदा कर सकें। बिल्कुल ठीक कहा और ये किरदार अदा भी होना चाहिए। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ अली मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अली मुझे ये बताइएगा, फैसलाबाद के बड़े इश्यूज़ के ऊपर ज़रा फोकस डालिएगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, रोड्स की टूट फूट हो, महंगाई के हवाले से हो, या जो भी आपको लगते हैं कि वो इश्यूज़ जो फिलफौर हल होने चाहिए, चाहे वो सेहत के हवाले से हो या दीगर मसाइल। हनान, अगर मसाइल शहर के मसाइल की बात की जाए तो हम इसको एक जगह सबको नहीं ला सकते हैं। उसमें बेशतर जो हैं हमारे रोड्स के मसाइल हैं,
उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मसाइल हैं, आप महंगाई का आपने जैसे जिक्र किया है, तो सारे मिल मिलाकर इकट्ठे नहीं किए जा सकते। इनके लिए ज़रूरी है कि हम इनका तयन कर लें और फिर इनके हल की जानिब जाएं। जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे महंगाई का, मैं उसी जानिब आऊँगा जो सबसे हॉट इशू है हमारा अब का। उसके लिए ज़रूरी है, देखें, जब कौम का माइंडसेट बनाया जाता है ना, तो वो हुक्मरान बनाते हैं, और फिल वक्त हमारे हुक्मरान जो माइंडसेट बना रहे हैं ना, ये कौम को आगे जाकर कभी भी उनकी अच्छी इमेज का बायस नहीं बनेगा। ये कौम को पस्ती की जानिब लेकर जाएगा, बुलंदी की जानिब नहीं लेकर जाएगा। फिल वक्त जो माइंडसेट बनाने की ज़रूरत है वो ये है कि पहले तो महंगाई की शरह को कंट्रोल में किया जाए, महंगाई को कम किया जाए। अच्छा, अब रिलीफ सबसे अहम चीज़ होती है। आप सारे शहरियों को रिलीफ ना दें। आपको लगता है कि कुछ लोग हैं ऐसे जो अफोर्ड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उनको डिवाइड कर दें, आप पोर्शन में कर दें। आप लोअर कम्युनिटी को, जो कम से कम हमारी लोअर कम्युनिटी है, वो दिहाड़ीदार मजदूर है, वो ऐसा मुलाजिम है जिसकी तनख्वाह 25,000 से भी कम है, वो किराएदार है, वो कोई भी मकतबा फ़िक्र से है, वो कोई भी तबके से है, उन लोगों को आप एक लिस्ट बना लें, आप उनको पोर्शन वाइज कर दें, उनको रिलीफ देना, फिलफोर उनको रिलीफ दें, ताकि वो जो महंगाई का तूफान है इसमें कम से कम उनको कुछ तो सहारा मिल सके। इन महंगाई की तेज़ लहरों के सामने उनके लिए कोई तो ठिकाना हो सके, वो थोड़ा सा तो थम सकें। महंगाई चारों जानिब से उनके ऊपर हमलावर है, वो बिजली के बिल की सूरत में हो, वो अशिया खुरोनोश की कीमतों की सूरत में हो, वो डिजिटल डिवाइसेस की कीमतों की सूरत में हो, या फिर वो हमारे जो वसाइल हैं उनकी कमी की सूरत में हो। जब हम हर तरफ से शहरियों को मायूस करेंगे तो उसके नताइज हरगिज़ अच्छे हमें बरामद नहीं होंगे। तो कम से कम हम एक शॉर्ट लिस्टेड तैयार कर लें, ऐसा काम कर लें कि कम से कम इन लोगों को हम बुनियादी रिलीफ देंगे, वो उनकी किराए की अदायगी की मद में हो, वो महंगाई की शरह में कमी के मद में हो, वो उनको अशिया खुरोनोश सब्सिडाइज अशिया खुरोनोश पहुँचाने की मद में हो, वो उनकी सैलरी बढ़ाने की मद में हो। इससे ये होगा कि ये जो महंगाई का तूफान है निचली सतह पर हमें थमता हुआ नजर आएगा, जिसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। दूसरी जानिब आ जाएं, आपने ये काम कर लिया, अब आप रोज़गार के मौके पैदा करें। रोज़गार के मौके पैदा आप इस तरह करें कि जो तो पहले आपने भर्तियां रोकी हुई हैं सरकारी इदारों में, वो नायब कैसद की है, वो छोटे दर्जे के दर्जा चारम के मुलाजमीन ने किया है, उनको फिलफोर खोला जाए। एक एक ऑफिस में जो छोटे छोटे ऑफिस हैं वहाँ से 20-20, 25-25 वैकेंसियाँ खाली हैं, वो बंद हैं, आप उनको खोलें, फिलफोर वहाँ भर्तियाँ करें। वहाँ पर जो कम पढ़ा लिखा नौजवान है, आपका कमोबेश वो तो आएगा, उसकी कोई 30-35 हज़ार उसकी सैलरी लगेगी, उसके घर वालों को सुकून होगा। ये वो काम है जो किसी बाहर वाले ने नहीं करने, ये आपकी हुकूमत ने अपने इदारों में करने हैं, बल्कि ज़िले इंतजामिया ने अपने इदारों में करने हैं। कितने सेक्टर हैं फैसलाबाद में हुकूमती जहाँ पर जॉब्स की ज़रूरत है, जहाँ पर मुलाजमीन की ज़रूरत है, या डी ओ ऑफिस इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें, वहाँ पर कमोबेश 15 मुलाजमीन की ज़रूरत है, छोटा सा ऑफिस है, वहाँ पर 3-4 नायब का, 2-4 चौकीदार। तो ऐसे कई इदारे हैं, आप वहाँ पर नौकरियाँ खोलें। शहर की बुनियाद पर 1 से 1.5 लाख आपकी नौकरी निकल आनी है शहर में, डिवीजन में। आप करने पर आएँ, लेकिन आप रिलीफ देने पर आएँ। दूसरा, आप नौजवानों को, आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर आमादा करें कि भाई अपना काम करो, छोटा काम करो, छोटा काम करो, छोटा कारोबार करो, उसमें हरगिज़ कोई आरा आपको महसूस नहीं होनी चाहिए। आप खुद मुख्तार बिजनेस की जानिब आएँ। आप उसको बिजनेस कह सकते हैं, आपने ठेला भी लगाया तो भाई आप बिजनेस कर रहे हैं। आपने एक फट्टे पर, आपने एक ठेले पर ज्वेलरी रखी हुई है, वो चूड़ियों की शक्ल में है, वो किसी कांटों की शक्ल में है, तो वो भी आपका कारोबार है। आपने समोसे लगा लिए, वो भी आपका कारोबार है। आप बिजनेस कर रहे हैं, वो आपकी अर्निंग जो है वो आप लेकर जाएंगे। आपको महीने बाद आपके समोसों की कमाई नहीं मिलनी है, आपको महीने बाद आपकी ज्वेलरी की कमाई नहीं मिलनी है, वो रोज़ की रोज़ आप अर्न करेंगे, उससे कई मसाइल हल होंगे आपका। ये जो हम इंतज़ार में बैठे हैं कि बाहर से कोई आएगा और हमारी गैबी मदद फरमाएगा, खुदा भी उसकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद आप नहीं करता। आपको खुद पहले कोशिश करनी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको अपनी ज़ात के ऊपर आकर खेलना पड़ेगा, आपको अपने आप को मुतमिन करना पड़ेगा। आप आगे बढ़ें, वो रोज़गार की शक्ल में हो, वो किसी भी खास शक्ल में हो। आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपके मसाइल हल होंगे। सब कुछ हुकूमत पे थोप देना ज़रूरी है, ये बात अव्वल है, ये बात सबके सामने है कि जनाब हर चीज़ की जो जिम्मेदार है वो आ जाकर हुकूमत को ही ठहराया जाता है। और बुनियादी मसला भी उन्हीं का है, क्योंकि मैनेजमेंट उनकी है, अथॉरिटी उनकी है, मनसूबाबंदी उनकी है, और वो इसी नाम पर आए हैं कि उन्होंने हमें सहूलत देनी है, उन्होंने हमें रिलीफ देना है। और बिलखसूस ये जो हुकूमत हमारे ऊपर है, ये तो आई ही रिलीफ देने थी।
इनका तो मौक़िफ़ ही यही था कि 4 साल में हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया है, हम संभालेंगे, हम इसको तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। और वो ऐसा गामजन किया है कि जो हमारा पेट्रोल है वो 300 से वापस आ रहा है, और हमारा आटा 125 पर पहुंच गया है, हमारा जो बिजली का यूनिट है वो गरीब की हद से बाहर होता जा रहा है। ऐसा रिलीफ मिला है आवाम को इस 1 साल में, मैं कहता हूँ ता हशर ये कभी नहीं भूलेगी आवाम कि जो हमें रिलीफ दिया गया है। अब आ जाएं कि अब बुनियादी मसलों का हल क्या है। जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, अब सहूलियात पर आ जाएं, शहरियों को सहूलियात देने के हवाले से। आपके 3 से 4 पार्क्स हैं शहर में, बागे जिना, इसके अलावा जो अहम कलीम शहीद पार्क है, और इससे आगे चले जाएं आपके चुनिंदा से पार्क्स हैं आपके शहर में जिनको आपने मॉडल पार्क्स बनाया हुआ है, और उनके अलावा आपको कोई तीसरा पार्क भी, तफरीह पार्क भी याद नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पार्क्स बनाएं, आवाम को तफरीही सहूलियात मुहैया करें। जहाँ पर रोड्स की बात की जाती है तो रोड्स आपके ये सरगोदा रोड की अब सुनी गई है अल्लाह अल्लाह करके, और वो भी टुकड़ों में सुनी जा रही है। अब एक साइड ऊंची बनाई जा रही है और एक साइड नीचे जाती जा रही है। अब वो नीचे जाएगी तो फिर इनको याद आएगा इसमें सरकारी पानी की जो है वो पाइपलाइन में डालनी थी हमने, वो 6 महीने बाद ये दोबारा खोदेंगे, और फिर वो जब वो मरम्मत कर दी जाएगी फिर इनको याद आएगा सुई गैस के नए पाइप डालने हैं, वो फिर दोबारा खोदी जाएगी, उसकी दोबारा खुदाई होगी। जब सब कुछ कर लिया जाएगा, उसकी मियाद पूरी हो जाएगी, ठेकेदार कहेगा जनाब अब ये रिस्क बन चुकी है, इसको दोबारा उखाड़ा जाए, दोबारा बनाया जाए। यानी कि आवाम के साथ सरासर खेला जा रहा है, आवाम को हुजूम समझा जा रहा है, शहरियों को अकल से पैदल समझते हैं ये लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हर शहर की बुनियादी ज़रूरत होता है, वो आपके हस्पतालों की सूरत में हो, वो आपके तालीमी इदारों की सूरत में हो, वो आपके सड़कों की सूरत में हो, रेलवे स्टेशन हों, बस के अड्डे हों, तालीमी इदारे हों, डिस्पेंसरीज हों, हर तरफ ओवरऑल हमें एक अच्छा इमेज देखने को मिलता है। हम कहते हैं जहाँ पर हमें तारीफ़ करनी चाहिए ज़िले इंतज़ामिया की, वहाँ पर हम करेंगे, लेकिन आबादी के लिहाज से, शहर के एतबार से सहूलियात का खासा फुकदान है, इसमें बड़ी बेहतरी की ज़रूरत है। रोड्स सबसे अहम ज़रूरत है, वो जड़ांवाला रोड हो, वो गुलाम मोहम्मदाबाद का निशाताबाद रोड हो, वो पीपल्स कॉलोनी का ग्रीन बेल्ट रोड हो, वो मुस्लिम पार्क का मेन रोड हो, जहाँ पर आम शाहराहें हैं, बिलखसूस जहाँ पर तालीमी इदारे हैं, जहाँ पर आपके हस्पताल हैं, उन चौक चौराहों पर, सड़कों पर हरगिज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। उनको हॉस्पिटल्स की सूरत हाल के हवाले से क्या कहें? हॉस्पिटल की सूरत हाल के शहर के अगर हम बात करें तो ओवरऑल हमें बेहतरी मिलती है, लेकिन आपके इल्म में होगा गुज़श्ता रोज़ वाक़या पेश आया है एक कमालिया का और टोबा टेक सिंह का, जिसके ऊपर एक्शन भी लिया गया है। तो औरत का जो बच्चा है वो उसके पेट में ज़ाया हो गया, वो उसको एडमिट ही नहीं किया गया, तिब्बी सहूलियात की बिना पर उसको बताया गया और बाद में एडमिट भी नहीं किया गया। तो ऐसे जब वाक़यात होते हैं, हम जब के कह रहे हैं कि जी हमारी सेहत की सहूलियात बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, हम बहुत ज़्यादा आगे पहुंच गए हैं। इसी तरह जब हम हस्पतालों की बात करते हैं, शहर के बड़े हस्पतालों की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें अद्वियात की कमी दिखाई देती है, बिलखसूस इंसुलिन शुगर के मरीज़ों के लिए जो है, आम जो शुगर का मरीज़ है जिसके पास सकत नहीं है ख़रीदने की 1200 से 1300 रुपये की इंसुलिन, उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है जब वो अस्पतालों में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि उनको लाइनों में कतारों में लगे हैं, और बाद में जब उनकी बारी आती है तो कह दिया जाता है कि इंसुलिन अब अवेलेबल नहीं है, ख़त्म हो गई है। तो जो बुनियादी सहूलियात हैं, हम आपसे नहीं चाहते बेहतरीन मुआशरा, हम आपको नहीं कहते कि आप हमें जी वेस्टर्न वर्ल्ड का मुकाबला करके दिखाएं, आप हमें मगरबी जो सहूलियात हैं वो वहाँ पर लगा के दिखाएं, आप हमें वैसा करके दिखाएं। नहीं भाई, आप हमें बुनियादी सहूलियात दें, तसल्सल से दें, बिला उज़र दें, बगैर किसी तातुल के दें, और वो शहरियों को मिलती हुई नजर आए। वो आपके हस्पताल की एमरजेंसी हो तो शहरी जाए, उसको पता चले कि उसको ट्रीट किया गया है, उसका जो मरीज़ था उसको मुकम्मल ट्रीटमेंट दी गई है, उसको आने जाने में मसला पेश नहीं आया है। एक चपरासी से लेकर, वार्ड के चपरासी से लेकर आपके हस्पताल की आला मैनेजमेंट तक करप्शन के गढ़ हमें नज़र आते हैं। वो पार्किंग हो, वो पार्किंग के मसाइल हों, पार्किंग पर्ची पे लिखा हुआ है 10 रुपये और वो चार्ज करता है 30 रुपये, और जब उससे पूछा जाता है वो कहता है जी कल रात को तो पर्ची का रेट चेंज हुआ है, आज नहीं छप कर आएगी, लेकिन रेट आपको यही देना पड़ेगा। तो आ जाकर हनान जब हम देखते हैं तो ये एक मुकम्मल तौर पर हमें तबाही सी नज़र आती है कि यार हर तरफ इदारों का अगर एक कॉम्बिनेशन हो, इदारों की आपस में बातचीत हो, इदारों की रोज़मर्रा पर बातचीत हो, मीटिंग्स हो, हर तरफ हर चीज़ को डिसाइड किया जाए। देखिए तो बिल्कुल बेहतरी की तरफ चीज़ें जो है वो फिर जा सकती हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप शो के अंदर आए। तो यहाँ पे नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ योगी नईम मौजूद हैं। आज ख़ास तौर पे सेकंड सेगमेंट जो है हमने डेडिकेट किया है योगा के नाम पे, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी महसूस होती है और हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक जो है वो देखने में आम है। इसलिए गर्मियों से किस तरह से बचा जा सकता है, क्या लाहे अमल इख्तियार किया जा सकता है, तो क्या योगा के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप गर्मी की शिद्दत को अगर ज़्यादा है बाहर तो अपने अंदर इंटरनल बॉडी के अंदर उसे कम कर सकते हो? किसी तरह वो जैसे कहते हैं तज़ाबियत हो जाती है मैदे के अंदर, या मसाने में गर्मी हो जाती है, ये चीज़ें किस तरह से दूर की जा सकती हैं? इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम जानेंगे। योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद है। वेलकम करते हैं जी आपको शो के अंदर। योगी साहब, सबसे पहले तो गर्मियों की आमद भी नहीं कह सकता, अब तो मिड में चल रही हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बहुत सारे लोगों को ज़्यादा गर्मी लगती है और पसीना बहुत आता है, क्या कहेंगे? उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जब भी आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो उसकी वजूहात आपकी मेडिसिन भी हो सकती है। अगर आप एंग्जाइटी की मेडिसिन लेते हैं, आप डायबिटीज़ की मेडिसिन लेते हैं, या आप इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी जैसे बहुत तेज़ पानी पीते हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अक्सर लोग बहुत तेज़ से पानी पी लेते हैं। और लाइफस्टाइल में अगर आपके स्ट्रेस है तो भी आपको पसीना ज़्यादा आता है, गर्मी ज़्यादा लगती है। आप जब मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं तो फिज़िकली एग्जॉस्ट लाजमी हो जाते हैं। तो इस हवाले से योगा बहुत मावनत करता है, कैसे आपने अपनी बॉडी को जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करना है। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 से ऊपर जाता है, 37 डिग्री रहना चाहिए, इससे ऊपर जब जाता है तो फिर आपको पसीना भी ज़्यादा आएगा और आपको जो है वो गर्मी भी ज़्यादा लगेगी। और होता ये है कि जब हम जैसे एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, एकदम एसी से निकल के गर्मी में जाते हैं और एकदम गर्मी से हम एसी में चले जाते हैं, ये आम होता है, ये प्रॉब्लम आम है। इसकी निस्बत देखा जाए तो इंसानों की निस्बत जानवरों को पसीना कम आता है, पसीना आता है लेकिन इंसानों की निस्बत कम आता है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो नेचर के साथ जुड़े रहते हैं, वो एनवायरमेंटल चेंज नहीं होता उनके साथ कोई ऐसी चीज़। मतलब हम जैसे टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं तो उसका इफेक्ट आता है बॉडी के ऊपर। जैसे ही टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो उसका हल लेकिन है, उसका हल ये है कि अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के अंदर एक जो ऑर्गन दिया है ना टेम्परेचर को मेंटेन करने का, वो नाक है। हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, हम लंबी सांस नहीं लेते, हमारी सांसें स्ट्रेस की वजह से छोटी हो जाती हैं। और एक बहुत बड़ी गलती है कि हम जब पानी पीते हैं तो उसमें हमें मना किया गया है कि आप एकदम पानी लंबा घूंट ना भरें उसका, आप छोटे सिप लें और सांस लें। उसमें सांस लेने का एक मकसद है, जब आप सांस लेते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बैलेंस होता है। जब आप पानी पीते हैं तो आप जब तेज़ी से पानी पीते हैं और पानी के दरमियान में वक्फा नहीं लेते तो आपका टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, और उसको जो है वो मेंटेन करने के लिए आपको सांस लेना पड़ता है, क्योंकि राइट नॉस्ट्रिल जो है वो गर्म तार है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ठंडी तार है। तो ये ठंडी गर्म जो है ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अल्लाह ताला ने सिस्टम लगाया हुआ है। तो हम सांस लेते, जानवर सांस पूरा लेते हैं, तो सांस अगर हम लें, प्रॉपर डीप ब्रीदिंग करें तो उससे जो है वो हमें गर्मी का जो एहसास कम हो सकता है। अगर हम डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दें उससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। डीप ब्रीदिंग से कि आपकी एंग्जाइटी भी कम होगी, आपको जो प्रेशर है दिमाग के ऊपर वो भी कम होगा, आपके जिस्म में तनाव है वो भी कम होगा, क्योंकि इंसानी जिस्म के अंदर ऑक्सीजन लेवल का बढ़ना ये इंसान के मसल्स को सॉफ्ट करने का एक ज़रिया है। जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आपके ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। जब ब्लड फ्लो स्लो होता है तो फिर आपकी जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, मसल्स के अंदर तनाव आ जाता है। तो अगर आप सिर्फ डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दें, डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उससे आपको गर्मी का एहसास भी कम होगा और बहुत सारे मसाइल कम होंगे, एंग्जाइटी कम हो जाएगी आपकी, आपको जो स्ट्रेस है उसमें से निकल आएंगे आप। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी ब्रीदिंग्स हैं जो कि ठंडा करती हैं इंसान को, जो गर्मी के एहसास को कम करती हैं। कुछ ऐसे मुद्रा हैं योगा में। सबसे पहले हम एक ब्रीदिंग करते हैं, जैसे सितकारी जिसका नाम है। सितकारी का लफ्ज़ी मतलब है चूसना या चूमना, और आपने हवा को इस तरह अंदर लेके जाना कि जिस तरह उसकी नमी को आप चूस रहे होते हैं, क्योंकि हवा के अंदर भी एक नमी का तनासब है। तो अगर आप उस तरह ब्रीदिंग करते हैं तो उससे आपको जो पानी की कमी हो रही है या टेम्परेचर जो आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा, हाई हो रहा है, टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, बुखार हो रहा है, या अंदर आपकी गर्मी बढ़ रही है, जैसे आपने कहा मैदे जिगर में गर्मी हो जाती है, मिसाने में गर्मी हो जाती है, तो उसके लिए भी कारआमद है। उसके करने का तरीका यह है कि ज़ुबान को पीछे फोल्ड कर लें और नीचे वाला हिस्सा ऊपर टच कर लें, तालू के ऊपर टच कर लें, और थोड़े से होंठ खोल के दांत जोड़ के मुंह के जरिए से सांस को अंदर खींचेंगे और देंगे। नाक से खारिज करेंगे, मुंह से सांस लेंगे,
इससे होगा क्या? इसको योग में ठंडी प्राण कहते हैं। ये ठंडक पैदा करती है, ये आपके अंदर पानी की कमी दूर करती है, ये आपके जिस्म के ऊपर खुश्की ख़त्म करती है। इसके अलावा ये आपके कभी आपको फीवर हो तो आपको मेडिसिन के बगैर फीवर को नीचे लेके आना, आप इसको 5 मिनट कर लें, आपका फीवर ख़त्म हो जाएगा। इंटरनल जितनी आपकी गर्मी बढ़ जाती है उसको कम करती है, ये ठंडा रखती है इंसान को, गुस्सा ख़त्म करती है। बहुत सारे ऐसे जो मसाइल जो गर्मी की वजह से होते हैं वो इससे ख़त्म हो जाते हैं। का बार बार लगना, या अक्सर लोगों का गला खुश्क रहता है, पानी जितना मर्जी पी लें होंठ खुश्क रहते हैं, गला खुश्क रहता है, तो उसके लिए बड़ी कारआमद है। जो लोग चित्रकारी करते हैं उनको कभी ये मसला नहीं आता, उनके होंठ भी तर रहेंगे, उनको प्यास की शिद्दत भी नहीं होगी और वो ठंडे भी रहेंगे। और एक ब्रीदिंग और है जिसका नाम है शैताली। शैतानी? शैताली। अच्छा, शैताली। शैतानी शैतानी मुंद्रा। अच्छा। शैताली जो है संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है, मैं इसलिए नाम के लफ्ज़ भी मतलब बताता हूँ ताकि लोग क्लियर हो जाएं। शैताली का लफ्ज़ी मतलब ही ठंडक है। संस्कृत जुबान में शैताली ठंडक को कहते हैं। ठीक है। तो जिसका नाम ही ठंडक से रखा गया है वो कितनी ठंड डालेगी। तो ये ब्रीदिंग अगर आप करते हैं तो इससे ठंडक बढ़ जाती है, ठंडक का एहसास बढ़ जाता है, आपको गर्मी की शिद्दत कम लगती है। जो गर्मी आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती है तो आपने क्या करना है कि ज़ुबान को गोल कर लेना है पाइप नुमा, और ज़ुबान के रास्ते सांस लेना है, इसलिए इसको शैतानी लगती है, शैतानी कर रहे हैं जैसे। अच्छा, ये मुद्रा वैसे ना अकेले में करना चाहिए, किसी के सामने करेंगे तो वो कहेगा ये यार ये breathing मुझे है, मुंह प्राणायाम। चढ़ा रहा इसलिए है। कह रहा हूँ शैतानी, आपने जो लफ्ज़ बोला तो ये शैताली है, शैताली। तो शैताली ब्रीदिंग, लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। इसके अगर मैं फ़ायदे बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसके बारे में पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, जो योग की पुरानी बुक्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको कभी सांप डस ले और आप फ़ौरन इसको करना शुरू कर दें, सांप का जहर असर नहीं करेगा। देख ले नईम साहब, ये ना हो बंदा इलाज करवाने की बजाय ये शैताली मुद्रा शुरू कर ले और बाद में घंटे बाद जान निकली हो। सर ये हकीकत है, ये पुरानी बुक्स में लिखा हुआ है कि कोई मूजी जानवर, कोई आपको जहरीला जानवर काट ले, देख ले, मैंने स्पेरा बुलवा लेना इधर, फिर आप कहें उसने काट लिया ना, फिर आपको मैं कहूंगा मुद्रा करे ये वाला। और ये मुद्रा नहीं, ब्रीदिंग है। तो शैताली प्राणायाम करने से जो है वो इंसान के टॉक्सिन्स खारिज होते हैं, जिस्म के अंदर जो गंदगी इकट्ठी हो गई है वो खारिज होती है। इसको सफाई की प्राण भी कहते हैं। ये साफ़ करती है, प्योरीफिकेशन करती है, ब्लड को साफ प्योर करती है और ठंडक पैदा करती है। आपके किसी किस्म का आपको मसला है, आपको लीवर का प्रॉब्लम है, गर्मी है, आपको मैदे में गर्मी है, भूख नहीं लगती आपको, तो आप शैताली करें। शैताली करने से आपको भूख भी लगना शुरू हो जाएगी। आपको जो गर्मी का एहसास बहुत होता है, आपको गर्मी शदीद लगती है, उससे भी आप निकल आएंगे। तो आप शैताली करेंगे तो इससे जो है वो आपके जिस्म के अंदर जो है वो ठंडक बढ़ जाएगी और दिमाग भी ठंडा हो जाएगा, सिर्फ जिस्म नहीं, गुस्से को भी कंट्रोल करती है। तो शैताली करें, तो ज़ुबान को, यानी जब गुस्सा चढ़ा हो किसी पे उसके सामने शैताली शुरू कर दें तो वो ठंडा हो जाएगा। गुस्सा है वो ठंडा हो जाएगा, जिसको नहीं हो जाएगा गुस्सा। तो अभी जो है वो एक और भी एक प्रॉब्लम है कि अक्सर लोगों की ज़ुबान गोल नहीं होती। ऐसे ज़ुबान गोल नहीं होती क्योंकि ज़ुबानों की टाइप्स है, एक चिपटी ज़ुबान है, एक नोकीली ज़ुबान है। आपकी हो जाएगी। जो बातूनी लोग होते हैं उनकी गोल हो जाती है। यानी हम दोनों बातूनी है। अच्छा। तो जो ज़्यादा बोलने के आदी नहीं होते, जिनको शौक नहीं होता या बोर होते हैं बोलने से, उनकी ज़ुबान गोल नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर इसका एक नाम भी है जो हमारी ज़ुबान है, वो बताऊंगा तो आप और हंसेंगे। इसको कहते हैं सांप की ज़ुबान। अच्छा, सांप की जुबान। तो ये सांप की जुबान जो है ये शैताली के लिए, और शैताली का जैसे मैंने बताया कि सांप का जहर असर नहीं करता, और बहुत सारी चीजें। कौन सी मार्फत लेके आ गए हैं आज, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं भाई, आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं? और अब ये जिसका जुबान गोल नहीं होती फिर वो क्या करे? हाँ। तो वो क्या करे कि जुबान को थोड़ा सा बाहर निकाल ले, चौड़ी जुबान होगी चिपटी, और ऊपर वाले होंठ से थोड़ा सुराख बना ले जुबान के ऊपर से, सांस मुंह के जरिए खींचे और नाक से निकाल दे, तो वही फायदा होगा जो शैताली करने से होता है, जो जुबान गोल करने से होता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग बेचारे गोल नहीं कर पाते वो कहेंगे हम तो शैतानी कर ही नहीं सकते, शैताली। तो ये बहुत आसान है कि जुबान को बाहर निकालें, जुबान के ऊपर सांस टच होता हुआ अंदर जाना चाहिए। आपकी हवा जुबान के अंदर टच होती हुई फिर अंदर जाएगी, तो उससे आपकी ठंडक बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपके जो है वो जिस्म के अंदर टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो फ़ौरन नीचे आएगा। इसका करने से फ़ायदा होता है, ये हमने आजमाया हुआ है। ये ऐसे नहीं है कि हम पढ़ के बता रहे हैं या कोई ऐसी चीज़, ये आजमूदा है। इससे फीवर भी नीचे होता है, इससे आपको गर्मी का एहसास भी कम होता है,
और जैसे कि एक मुद्रा भी है जो पानी को बढ़ाता है जिस्म के अंदर, जिसको वर्ण मुद्रा कहते हैं। वर्ण कहते ही पानी को है संस्कृत जुबान में। हर चीज़ का नाम जो है उसी नाम से रखा गया है। तो वर्ण मुद्रा जो है वो करने का तरीका क्या है, छोटी उंगली को अंगूठे के साथ मिला लें, ऐसे दोनों टिप बराबर कर लें, ठीक है, और सिर्फ टच रखें। कम से कम 5 मिनट 5 मिनट बना के रखेंगे तो इससे आपको जो है वो फ़ौरन पानी की जो कमी महसूस हो रही थी, प्यास की शिद्दत थी, उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। किसी जगह पे आपको पानी में असर नहीं है, या आप ऐसी जगह पे हैं या ऐसी हालत में जैसे रोज़े की हालत में हैं, तो आप को प्यास लगी हुई है बहुत ज़्यादा लेकिन पानी पी नहीं सकते, तो ये करने से आपके होंठों पे जो है वो खुश्की ख़त्म हो जाएगी, गले में जो खुश्की है वो ख़त्म हो जाएगी। ये बालों का डैंड्रफ ख़त्म हो जाता है इसके करने से, जिनको प्रॉब्लम है ऐसा, तो वो ये छोटी उंगली का टिप अंगूठे के साथ यूँ मिला के रखें। माजरत के साथ, लेकिन नहीं भाई, आपने लास्ट टाइम भी ये बताया था, मैंने बहुत किया, मेरा डैंड्रफ नहीं खत्म हुआ उससे। अब इसका क्या हल हो सकता है? क्या मैं गलत? आपने कब किया? ये तकरीबन 3-4 दिन मैंने किया, कोई फर्क नहीं? 3-4 दिन में सर फर्क नहीं पड़ता है। देखें 3-4 दिन में तो नहीं फर्क पड़ेगा, कम से कम 3 महीने करें आप। अच्छा, 3 महीने? हाँ, क्योंकि पानी की कमी है ना, पानी की कमी है, उससे जो है वो आपको एकदम तो चेंज नहीं आनी, और ना ही कोई ऐसा केमिकल हम आपको दे रहे हैं, ना ही आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ जा रही है, ये आपके अंदर से इसने फंक्शन करना है। तो डैंड्रफ के लिए जो करना है वो 3-4 दिन में। यही प्रॉब्लम है कि हम कहते हैं कि वेट भी कम हो 3-4 दिन में, हम कहते हैं कि हर चीज़ 3-4 दिन में हो जाए। हाँ, हर तो बंदा बिजी है ना, वो बिजी है। 3-4 दिन में ये नहीं होता। आप कम से कम 3 महीने योगा करें। 3 महीने योगा करने के बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। जो आपके जैसे डैंड्रफ के जो बहुत क्रॉनिक चीज़ें होती हैं ना, उनको थोड़ा वक्त लगता है। जैसे कोई पेन है या कोई ऐसी चीज़ जो ताज़ा शुरू हुई है, कोई ऐसी चीज़, तो उसमें फ़ौरन आपको इफेक्ट आएगा। लेकिन क्योंकि योगा जो है वो ऐसे ही है जैसे कि आपके अंदर से इसने करना होता है सारा कुछ, इंटरनल आपके जो केमिकल उनको यूज़ करना होता है, तो एक्सरसाइज जो है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना होता है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें जो हैं ये थोड़ा वक्त लेती हैं। इनको आप मिनिमम आप इसको जो है वो 1 महीना तो लाजमी करें, फिर आप मुझे बताइएगा कमी आती कि नहीं आती। चलें जी, ठीक हो गया, ठीक है। जरूर और डैंड्रफ के लिए एक और चीज़ बता देता हूँ, वो भी करें। आपके रात को सोने से पहले नाक के अंदर जो है वो आप 1 कतरा जो है सरसों का तेल डाला करें, उससे भी कमी आती है आपके डैंड्रफ में। ये भी करना शुरू कर दें। एक ड्रॉप आपने जो है वो सरसों के तेल का, और कोई तेल नहीं, सरसों का तेल का। अक्सर लोग ऑलिव ऑयल डाल देते हैं, उससे और खुश्की हो जाती है। ऑलिव ऑयल से और खुश्की होती है। सरसों का जो आपने जो है ना मस्टर्ड ऑयल डालना है आपने, तो ये आपको डैंड्रफ में कमी लेके आएगा। और साथ में ये बनाते रहें, इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये पानी की कमी दूर करता है जिस्म के अंदर से। और जैसे कि पसीने की बात हो रही थी कि अक्सर ख़वातीन को पसीना बहुत आता है, मर्दों को पसीना बहुत आता है, तो पसीने की वजह क्या होती है? पसीना ज़्यादा आना। जैसे अक्सर लोगों के हाथों में पसीना भी आ जाता है बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा कि हाथों में अक्सर पसीना आया होता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए और जो है वो पसीना ज़्यादा आना, उसकी वजूहात क्या हैं? एक वजह सबसे बड़ी जो है वो ख़वातीन में तो ये कि एस्ट्रोजन एक केमिकल है, वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। हार्मोन है, एंडोक्राइन सिस्टम से ये इसका ताल्लुक़ है। तो वो एस्ट्रोजन जब बढ़ता है तो उससे उनको पसीना ज़्यादा आता है। तौलीदी निज़ाम का एक सिस्टम है ये। वो क्यों बढ़ता है जी? उसकी बढ़ने की वजह जो है वो गोश्तखोरी है। ज़्यादा मरगन ग़िज़ाएँ या बीन्स, वेजिटेबल्स इसके लिए बहुत अच्छी हैं। अगर आप इसको रोकना चाहते हैं, एस्ट्रोजन को नॉर्मल रखना चाहते हैं, तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। लेकिन बीन्स जब लेते हैं वेजिटेबल्स में, तो वो बीन्स के ज़रिए से भी बढ़ता है ये। या जो जैसे हम घरों में पकती हैं, फलियां पकती हैं, तो फलियों की वजह से भी ये जो है वो फिर बढ़ता है। अगर ज़्यादा फलियां खा ली जाएं तो उससे भी जो है वो फिर एस्ट्रोजन बढ़ता है। तो इसको नॉर्मल रखने के लिए जो है वो एक मुद्रा है जिसको अपान मुद्रा कहते हैं। अपान मुद्रा, वो अगर आप करते हैं तो एस्ट्रोजन आपका नॉर्मल रहता है। ये दरमियान की 2 उंगलियां अंगूठे के साथ मिला लें। इसको कम से कम 15 मिनट दिन में 3-4 दफ़ा बनाएं, तो ये उसको कम रखता है, एस्ट्रोजन को बढ़ने नहीं देता। तो इससे पसीने में आपकी कमी आएगी। अच्छा, इज़ दैट पॉसिबल कि हम एक साथ 2-2, 3-3 मुद्रे भी कर सकते हैं? जैसे ये कर रहे हैं, साथ में जुबान वाला आपने बताया था वो भी कर रहे हैं। वो ब्रीदिंग है, वो कर सकते हैं, इसके साथ ब्रीदिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ दूसरा मुद्रा फ़ौरन करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। इस जो उंगलियों के अंदाज है ना, वो एक वक्त में एक करना चाहिए। इसके साथ आप फ़ौरन ये वर्ण मुद्रा नहीं कर सकते, या
वर्ण मुद्रा करने के फ़ौरन बाद अपान मुद्रा नहीं कर सकते, कम से कम 1 घंटे का वक्फा होना चाहिए। तो 1 घंटे बाद आप दोबारा बना सकते हैं। तो ये एक जो है वो अगर कर लिया जाए, और अगर आपने पसीना हाथों से ख़त्म करना है या आप चाहते हैं कि पसीना ना आए, तो और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जो अगर आप इस्तेमाल कर लें तो उससे फ़ायदा होगा। जैसा कि लेमन जो है वो उसको काट के आप मलना शुरू कर दें हाथ के ऊपर, लेमन के से थोड़ा सा मसाज कर लें तो आपके हाथों में पसीना नहीं आएगा। चंद दिन आप करें, लेमन का मसाज करें, या ज़्यादा पसीना आता है तो आप लेमन निचोड़ लें पानी में, उससे नहाएं। टब में लेमन, काफ़ी ज़्यादा लेमन का पानी डालना पड़ेगा, लेमन का पानी डाल के आप उससे नहाएं, उससे आपको पसीने में कमी आएगी। या फिर ये है कि आप टमाटर का इस्तेमाल बढ़ा दें, जो टमाटर का पेस्ट होता है या टमाटर की चटनी होती है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें ज़्यादा अच्छा, खाने में, उससे जो है पसीने में कमी आती है। जिन लोगों को पसीना बहुत आता है वो टमाटर का जूस पी लें, टमाटर का जूस पी लें, छिलका ना खाएं उसका, टमाटर का जूस निकाल के वो पी लें, उससे भी बहुत जल्दी आपको पसीना जो है वो कम आना शुरू हो जाएगा। इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा जल्दी आता है। फिर तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप जो पानी में ये जो चाय वाली पत्ती होती है वो डाल के उसमें अगर हाथों में सिर्फ पसीना आ रहा है, सिर्फ हाथों में पसीना आ रहा है, तो हाथों को आप डुबो लें उसके अंदर, 15-20 मिनट उसके अंदर डुबो के रखें, तो वो पसीना आना आपको फिर चंद दिनों में बंद हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों से भी आप पसीना ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं योगा की जो करने से जो है वो आपको हाथों का पसीना ख़त्म हो सकता है। उसके लिए एक पॉइंट है, आपका ये जो लेफ़्ट हैंड की छोटी उंगली है इसके बिल्कुल लाइन में नीचे आएँ, और ये जगह इसको आप हल्का हल्का यूं प्रेस करते रहें, ये बिल्कुल एंड कॉर्नर है। तो यहाँ से आप दबाते हैं 5 मिनट रोज़, दिन में 2-3 दफ़ा दबाएं, तो आपके हाथों में पसीना नहीं आएगा, हाथों में पसीना आना बंद हो जाएगा। हाथों में पसीना आने की वजह क्या होती है? हाथों में पसीना आने की वजह जो है वो मैं आपको बताया, जैसे कि आप अगर एंग्जाइटी पेशेंट हैं, एंग्जाइटी की वजह से आपको हाथों में पसीना आएगा। अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज़ की या एंग्जाइटी की मेडिसिन लेते हैं, उससे भी पसीना आएगा, आपको हाथों में पसीना आएगा। हार्मोनल इम्बैलेंस से भी आता है, हार्मोन्स बैलेंस नहीं है उसकी वजह से भी पसीना आता है। बहुत सारी वजूहात हैं। तो अगर हम एंग्जाइटी के लिए आपको बताएं कि अगर आप एंग्जाइटी पेशेंट हैं और कंफर्म है कि आप एंग्जाइटी की वजह से आपको हाथों में पसीना आता है, तो फिर आप लाजमी ये करें कि एंग्जाइटी है फ्यूचर स्ट्रेस, एंग्जाइटी है आपकी बॉडी में हलचल है, आपका ब्रेन जो है वो ऑर्डर देने की पोजीशन में है, आपका ब्रेन सुन नहीं रहा कुछ भी, आपका ब्रेन हर टाइम ऑर्डर कर रहा है, ये करो ये करो ये करो, एक वो ऐसी वो प्लानिंग हो रही है फ्यूचर की, तो वो एंग्जाइटी है। तो उसके लिए योगा ये कहता है कि आप अपनी बॉडी को 1 लेग पोज पे ले जाएं, ऐसी पोजीशन अपना लें जिसमें आपको कॉन्शियस होना पड़े। आप एक टांग पे खड़े होंगे तो आपका बैलेंस नहीं होगा। एंग्जाइटी पेशेंट जो होता है ना उसका बैलेंस नहीं होता है एक टांग पे, वो उसमें शिवरिंग आती है, तो सोच कहीं और मसरूफ होती है ना, इस वजह से होती है। तो इसलिए योगा ये कहता है कि उस टाइम आप जो है वो अपनी बॉडी को 1 लेग पोज में ले जाएं या ऐसी पोजीशन में ले जाएं जिसमें आपको कॉन्शियस होना पड़े। जैसे आप टेक लगा के बैठे हैं, आप टेक छोड़ दें और बॉडी के ऊपर तवज्जो लें, अपनी मूवमेंट को रोकने की कोशिश करें, बॉडी को स्टिल करने की कोशिश करें। एंग्जाइटी पेशेंट अपनी मूवमेंट को रोकें या अपने हाथों को रोक लें, साइडों पे ऐसे खोल के रोक लें, टाइटैनिक सीन कर दें वो वाला, है ना? रोक लें बिल्कुल। आपने अपनी हरकत को ख़त्म करना है। ये छोटी मूवमेंट, जिस तरह नमाज में कहा गया कि छोटी हरकत को ख़त्म करें, एंग्जाइटी का बेहतरीन इलाज है कि अपनी हरकत को रोकें, अपनी हरकत को रोकना है। जिस पोजीशन में आप हैं उसमें आपने कॉन्शियस हो जाना है। फिजिकली पोजीशन में कॉन्शियस होने से एंग्जाइटी ख़त्म होती है। एक ब्रीदिंग भी है एंग्जाइटी ख़त्म करने की, उसको अनुलोम विलोम कहते हैं। अनुलोम विलोम जो है ये पहली 2 उंगलियां फोल्ड कर लें और अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लें, लेफ्ट साइड इनहेल करें, राइट साइड एक्सहेल, राइट साइड इनहेल, लेफ्ट साइड एक्सहेल। चलें जी, हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। उतनी देर ये अनुलोम विलोम जो है वो करते हैं, उससे थोड़ा सा बॉडी न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। योगी नईम हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। जनाब, और कोई मुद्रा बताएं जो गर्मी का एहसास जो है वो कम करे। अब जैसे हार्मोन्स की बात कर रहे थे, हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, उनको बैलेंस करने के लिए क्या किया जा सकता है कि आपके हाथों में जो पसीना आ रहा है या जिस्म पे पसीना आ रहा है, तो उसको कम करने के लिए अब हार्मोन बैलेंस करने के लिए भी एक मुद्रा है। वो मुद्रा जो है उसका 2 मुद्रा हैं, मैं 2 मुद्रा बताऊंगा हार्मोन इम्बैलेंस के लिए जो है। एक तो मुद्रा है, आप ये क्रॉस में ये छोटी उंगली और रिंग फिंगर को क्रॉस में टच करें। इसी तरह फिर आप जो है वो ऊपर वाली 2 उंगलियों को भी क्रॉस में टच कर लें। इसका नाम है सुरभि मुद्रा। सुरभि? सुरभि। तो सुरभि जो है वो बेसिकली आपके जो हार्मोन्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, दोनों सिस्टम्स को बैलेंस करता है। तो जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ये वो कम से कम जो है वो 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 20 मिनट दिन में 2 से 3 दफ़ा बनाएं। 20 मिनट बनाएं और 2 से 3 दफ़ा इसको करें। सिर्फ टच करना है, जोर नहीं लगाना। मैं एक दफ़ा दोबारा करूँगा ताकि समझ आ जाए। छोटी उंगली और रिंग फिंगर को क्रॉस करना है, दोनों को, और फिर ऊपर वाले 2 इंडेक्स फिंगर और लार्ज फिंगर को भी क्रॉस कर लेना है, और अंगूठे फ्री हैं, सिर्फ टच करना है। ये जिन ख़वातीन के बाल चेहरे पे गैर ज़रूरी निकल आते हैं उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, और जिनको और बहुत सारे मसाइल हैं हार्मोनल, उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। और जिनके बाल गिरते हैं हार्मोन्स की वजह से गिरते हैं, हार्मोन्स की वजह से, वो तो फिर तो काम करेगा। अगर आपके बायोटिन का प्रॉब्लम है बाल गिरने की वजह, या आपका स्ट्रेस है, उसके लिए फिर और चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि फिर नेक्स्ट शो में आप कहेंगे मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं, मैं तो फिर ये है ना, बात सही करनी चाहिए जनाब। तो वो आपने करेक्शन की है तो अब ठीक कर। देखें ना, एक चीज़ आपने अगर की है तो उसका प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट, जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्रॉपर आपको वो लिखा हुआ मिलता है कि आपका ये मर्ज़ है, चेकअप होता है। जैसे आपने डैंड्रफ के लिए किया तो आपको साथ में ऑयल भी डालना है बेली बटन में, मस्टर्ड ऑयल, तो उससे फ़ायदा होगा। अच्छा, दूसरा मुद्रा जो है वो हम हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए वो करेंगे। उसका एक और फ़ायदा है जो कि आपको अट्रैक्ट करेगा, वो आवाज़ को सुरीला करता है। जिनको गायकी का शौक़ हो, जिनके गले की आवाज़ बद्दी है, भारी आवाज़ है, बहुत ज़्यादा, अक्सर लोगों की भारी आवाज़ होती है ना, खूबसूरती आवाज़ में नहीं होती, या ख़वातीन अक्सर चाहती हैं कि आवाज़ खूबसूरत हो, तो वो उसको भी ठीक करता है, लेकिन साथ में हार्मोन्स को बैलेंस करता है। लेफ़्ट हैंड के अंगूठे को ऐसे, ये जो जॉइंट्स हैं उंगलियों के, इनके ऊपर रख लें ऐसे, और यूँ बंद कर लें मुट्ठी को, ज़ोर से नहीं। लेफ़्ट हैंड का अंगूठा राइट हैंड के अंदर ऐसे बंद कर लें, ज़ोर से नहीं, बस पकड़ लिए, और लेफ़्ट हैंड की दरमियान की 2 उंगलियां इस अंगूठे के साथ मिला लें। ठीक है। इसका नाम है शंख मुद्रा। शंख मुद्रा। ये जो शंख बजाते हैं आपने अक्सर देखा होगा, एक मूवी भी है शाशंक रिडेम्पशन, ये शंख की तरह बन गया ना। अच्छा, देखें इसकी शक्ल शंख की तरह है, वो जो अक्सर बजाते हैं शंख, तो ये शंख मुद्रा इसको इसलिए कहते हैं कि ये साथ आवाज़ को सुरीला भी करता है। इसका नाम शंख मुद्रा इसलिए रखा गया कि जिनको जो है वो हार्मोन्स का इशू है तो वो ये करें। एक ब्रीदिंग बताऊंगा हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, जिसके करने से बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। उसका नाम है अग्निसर। अग्निसर करने से जो है वो बेसिकली आपको होता क्या है कि इससे आपके जो जितने भी आपके एंडोक्राइन सिस्टम है वो एक्टिव हो जाते हैं। आपके हार्मोन्स जो है वो मतलब सही तरह रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। उसमें यह कि आपने सांस को निकाल देना है, सांस खारिज, ये कितनी देर के लिए करना? जितना आप कर सकते हैं आराम से कम 5 स्ट्रोक तो लगाएं। पेट को आपने अंदर बाहर करना है सांस खारिज करके। बड़े डिफरेंट ब्रीदिंग है जी ये, और अगर इंसान प्रैक्टिस करे फिर ही उसे। अग्निसर, इससे वेट भी कम होता है। जिनको पेट का बढ़ा हुआ पेट है वो भी कम हो जाएगा। इससे सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये मर्ज अक्सर ख़वातीन में होता है कि सिस्ट होती हैं ओवरीज में, उसके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है।
बहुत ज़्यादा जल्दी फ़ायदा होगा सिस्टिक ओवरीज में। ठीक है। तो ये किया जाए, इससे बहुत जल्दी फ़ायदा होता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। उसके अलावा एक पॉइंट भी मैं बताता हूँ जिससे जो है वो हार्मोन्स अगर डिस्टर्ब हैं तो आप लेफ़्ट हैंड के लाल रंग का वो जो लगाते हैं। ये जो अंगूठे के बिल्कुल लाइन में, अब तो आप भी योगी बनते जा रहे हैं। हाँ। अंगूठे की लाइन में बिल्कुल ये जो नीचे वाली अंगूठे की हड्डी है इसके ऊपर प्रेस करें, हाँ, हड्डी की तरफ। सही। तो उससे क्या होगा? हार्मोन्स बैलेंस होंगे इससे। अच्छा, जिसके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है वो ऐसे दबाए और हार्मोन्स जी ठीक। जी जी, दूसरे हाथ के भी, दोनों हाथों पर। ठीक है। कितनी देर ये करना होता है? 5 मिनट और रोजाना रोजाना। कितने दिन? ये कम से कम, मैंने बताया जैसे मर्ज हो तो वो कम से कम 3 महीने आपको करना चाहिए, जो अमराज जिनको प्रॉब्लम हो चुका है। वैसे आप फिटनेस के लिए योगा करते हैं तो वो तो आपको फ़ौरन उसका इफेक्ट आता है। आप अपनी बॉडी की थकावट के लिए करते हैं, तनाव कम करने के लिए करते हैं, वो फ़ौरन इफेक्ट आता है। लेकिन जैसे अमराज हैं, जैसे क्रॉनिक अमराज हैं, जैसे आपके हार्मोन्स का इशू है या आपको कोई और प्रॉब्लम है स्टमक का या हार्ट का इशू है, उसको थोड़ा वक्त देना पड़ता है या किसी माहिर की निगरानी में किया जाए तो उसका रिजल्ट ज़्यादा जल्दी आता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको वीडियो में समझ नहीं आती, जो आप फिज़िकली जैसे आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास तो फिर ज़्यादा अच्छी तरह चेकअप करके आपको बता सकता है कि आपको क्या करना है। तो योगा आप कम से कम जो है वो 3 महीने करने के बाद इसके रिजल्ट जो है वो फिर आप समझें कि हाँ इसका फ़ायदा होगा। आप फिर फैसला कर सकते हैं फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कोई मजीद मुद्रे आप बताना चाहें जिससे कोई फ़ायदा पहुंच सकता है? दिमाग को ठंडा करने का मुद्रा बताएं। दिमाग को ठंडा रखने के लिए जो है वो एक मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा। ये पहली उंगली अंगूठे के साथ मिलाना, सिर्फ टच करना, जोर नहीं लगाना, सिर्फ टच कर लें। तो ज्ञान मुद्रा जो है ये गुस्से को कंट्रोल करता है, दिमाग ठंडा रखता है, इससे आपकी याददाश्त भी तेज़ होती है। और एक बड़ी मैं आपको चीज़ बताता हूँ जिससे आप का गुस्सा कंट्रोल में आ सकता है, वो है आप जब गुस्सा आता है ना, होता पता क्या है, उस टाइम आप ऑर्डर लेने की पोजीशन में होते हैं। दिमाग आपका चीज़ों को सोच के गुस्सा आता है ना कि ये ऐसे हुआ, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे, वो आपका दिमाग उससे टॉर्चर होता है तो आपको गुस्सा आता है। तो उस टाइम आपने करना क्या है, डाइवर्ट करना है, ऑर्डर देने की पोजीशन में ले जाना है कि आपका दिमाग फिजिकली मूवमेंट्स पे चले जाए। आप मूवमेंट करना शुरू कर दें, आप फिजिकली उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाएं, आप किसी भी रूम से दूसरे रूम में चले जाएं, आप वॉक करना शुरू कर दें। आप जब भी बॉडी एक्सर्शन शुरू कर दें, आप फिजिकली जब भी आप फिजिकली आप अपनी मूवमेंट्स को बढ़ा देंगे तो गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। अगर बैठे बैठे गुस्सा आया तो अगर आप उसको फौरन फिजिकली मूवमेंट्स में ले जाएं, आप मूवमेंट चेंज करेंगे, आप निकलेंगे वहाँ से, उस जगह को छोड़ देंगे तो गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि आप चाहते हैं कि आपका दिमाग ठंडा रहे तो अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को चलाया करें। लेफ़्ट साइड ठंडी तार है, राइट साइड गर्म तार है, ये शुरू में हमने बात की थी। तो जब जिनको गुस्सा बहुत आता है उनको चाहिए कि राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लिया करें, लेफ़्ट साइड से सांस लिया करें और राइट से निकालें। लेफ़्ट से लिए, राइट से निकाल दिए। तो ये करने से आप ठंडे रहते हैं। कितना ठंडा रहता है? ठंडा जो है उसकी बहुत सारी और भी प्रॉब्लम है, जैसे कि गुस्सा आने की बहुत बड़ी वजह ये भी है कि आप मरगन ग़िज़ाएँ खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे तो गुस्सा तो आएगा। कभी गोश्तखोर जानवर को आपने ठंडा देखा है? नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो घास फूस खाते हैं उनको भी काफ़ी गर्म देखा है। तो ये वो साथ दालें भी खाते हैं, हम प्रोटीन लेते हैं। हमेशा घास खाने वाले जो जानवर मारते तब हैं जब उनको साथ में दालें दी जाएं। लेकिन बहुत सारे दालें नहीं भी खाते तो लेकिन ये चलता है काम, नेचर है। प्रोटीन की ज्यादती, प्रोटीन ज़्यादा लेना, उससे गुस्सा तो आएगा। जब प्रोटीन बढ़ा दिया जाएगा, आपका इनटेक प्रोटीन ज़्यादा है तो आपको गुस्सा लाजमी आएगा। तो चलें हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा इस पर डिस्कशन करते हैं। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ योगी नईम मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। ये बताइएगा कि आंखें बाज़ औक़ात लोगों की कमज़ोर हो जाती हैं
और गर्मी में धुंधला जाती हैं गर्मी की वजह से, उसके लिए कोई बेहतरी योग के मुताबिक? आँखों का धुंधला जाना, उसके लिए ये है कि अगर आप तो बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा आप स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा है, तो आपकी आंखों में पानी की कमी हो जाती है। जैसे जिस्म में पानी की कमी होती है, इस तरह आपकी आंखों में पानी की कमी होती है। फिर डॉक्टर आपको मसनूई आंसू देता है कि ये मसनूई आंसू डालना पड़ेगा। वो तर रहना आँख का बड़ा ज़रूरी है। अगर आँख खुश्क हो तो उससे एलर्जी भी हो जाती है, उससे जलन भी होती है, आंखों में दर्द भी होती है। तो लेकिन एक फंक्शन है जिसके ज़रिए से आप आंखों की तरफ पानी लेके आते हैं। अगर आप किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं तो वो आपको बताएगा कि जब आप ब्लिंक करते हैं तो ये पंप है जो आपकी आंखों को तर करता है, आपकी आंखों में पानी आता है। अच्छा, लोग जो तेज़ तेज़ ब्लिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी पेशेंट जो होते हैं, उनकी आंखों में पानी अक्सर आया रहता है। तो वो ज़्यादा तेज़ी से ब्लिंक भी नहीं करना, और बहुत जो ब्लिंक छोड़ देते हैं वो भी गलत है। तो एक नॉर्मल रूटीन में रहते हुए आपने आइज़ को ब्लिंक करना है। जब आप आँखों को धुंधलापन आपको फील होना शुरू हो जाए या जलन फील होना शुरू हो जाए, या आपको लगे कि आपकी आंखों में जो है वो खुश्की हो रही है, तो आप लाजमी थोड़ी देर के लिए फिर आप लेट जाएं या टेक लगाकर 1 सेकंड बंद करें आँख को, 1 सेकंड खोलें। को 5 मिनट इस पे लगाएं। अच्छा, इसका और बड़े फ़ायदे हैं। जैसे अगर आप रात को सोने से पहले करते हैं तो नींद बड़ी अच्छी आती है, आपको टैबलेट नहीं लेनी पड़ती। ये आपके दिमाग की फाइलों को क्लोज भी करती है, आपको स्ट्रेस कम करती है, बॉडी में तनाव कम करती है। जिसकी गर्दन खिंची होती है ना, बहुत ज़्यादा कंधे खिंचे होते हैं, वो सिर्फ 5-10 मिनट के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल कर ले, उसके कंधे दर्द करना ख़त्म हो जाएंगे, खिंचाव कम हो जाएगा। जिन लोगों को दबवाना भी नहीं पड़ेगा, अक्सर लोग दबवाते हैं इसके लिए, गर्दन दबवाते हैं, कंधे दबवाते हैं कि तनाव है बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको ये नहीं समझ आती कि ये सारा तनाव है दिमाग का, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप सिर्फ अपनी आँखों की मशक करना शुरू कर दें, आंखें बंद करें और खोलें, बंद करें और खोलें, इससे आंखें भी सुकून में आएंगी और दिमाग भी सुकून में आएगा। ये ऐसे ही है जैसे आप पेज चेंज करते हैं, आपके दिमाग की थॉट चेंज होती है। जब आप ब्लिंक करते हैं आपका पेज चेंज होता है, नया पेज सामने आता है। तो जो लिखा हुआ पेज, जो फंसी हुई फाइल है, उसको ख़त्म करने के लिए आपको पेज चेंज करने पड़ते हैं बार बार। आप आइस ब्लिंक करें आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन तेज़ी से करेंगे फिर नहीं होगा, तेज़ी से नहीं करना। 1 सेकंड बंद, 1 सेकंड खोलना है। और एक मुद्रा भी है आँखों की सफाई के लिए। अगर आप मुद्रा करते हैं तो इससे आपकी आंखें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। कि ये आखिरी 2 उंगलियां, छोटी उंगली और ये रिंग फिंगर है, इसको अंगूठे के साथ मिला लें, ऐसे विक्ट्री का निशान चाहे बना लें या सॉफ्ट रखें, जैसे आपको आसानी हो। हाथ को ढीला रखें, ये तीनों पोर बराबर कर लें। हाथों को यूँ रख लें, यूँ रख लें, कोई इशू नहीं है। जैसे आप रखना चाहें ऐसे भी रख सकते हैं। आप बैठे हुए हैं, बातें भी कर सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं। मुद्रा करते हुए, कोई मुद्रा करते हुए भी आप गुफ्तगू कर सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, लैपटॉप पे काम कर सकते हैं एक हाथ से। तो ये मुद्रा आपकी आंखों की सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। जिनको आंखों का इशू है, आंखों में जलन होती है, या आंखें वो बेहतर रखना चाहते हैं, आंखें ख़राब ना हों, तो उनको ये अपान मुद्रा करना चाहिए। सही, अपान मुद्रा। अपान, ठीक है। सॉरी, प्राण मुद्रा। अपान मुद्रा तो ये प्राण मुद्रा है। प्राण मुद्रा, प्राण मुद्रा, ठीक। तो प्राण मुद्रा करेंगे तो उससे जो है वो फिर आपके जो है वो आँखों की बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ये आपकी आँखों के साथ साथ आपके असाबी निज़ाम को भी पुरसुकून करता है। जैसे मैंने बात की कि जैसे दिमाग के ऊपर प्रेशर होता है, दिमाग में तनाव होता है, तो उससे फिर ये सारा खिंचाव भी आँखों का और कंधों का खिंचाव, ये सारा उसकी वजह से भी हो सकता है। और आँखों का ब्लिंक ना होना, आइज़ जब ब्लिंक नहीं होती वो भी तनाव की वजह से नहीं होती। जब आप फंस जाते हैं किसी सोच में, आपने देखा ना, जब गहरी सोच में होता है तो उसकी आँखें खुली होती हैं और उसकी आँखें काम नहीं कर रही होती, मतलब वो देख नहीं पा रहा होता, खोया होता है, खोया होता है, तो उस वक्त भी आंखें खुश्क हो जाती हैं। तो ये दिमाग के फंसने से इसका ताल्लुक है। तो ये असाब को रिलैक्स भी करता है ये मुद्रा। जिनको असाबी तनाव है, असाबी कमज़ोरी है, उसके लिए बड़ा बेहतरीन है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा। तो प्राण बेसिकली इसका नाम क्यों रखा गया? प्राण कहते हैं उस ताकत को जिसके ज़रिए से इंसान जिंदा है। ये संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है प्राण। प्राण कहते हैं उस एनर्जी को जिसकी वजह से इंसान जिंदा है। वो हर इंसान के अंदर मौजूद है तो इंसान जिंदा है। तो प्राण मुद्रा इसका नाम इसलिए रखा गया, ये प्राण है, ये प्राण को बढ़ाएगा, ये आपके असाबी निज़ाम को रिलैक्स करेगा। बिल्कुल। और जिनका असाबी निज़ाम जो है वो दुरुस्त हो जाता है, वो असाब के तगड़े हों ना, नर्व्स बड़ी स्ट्रांग हों,
तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी इंसान झेल बिल्कुल। लेता है और डिप्रेशन भी नहीं होती उसके कुछ बाद। भी नहीं होता। असाब मजबूत होना ही तो असल बात है। जिसके असाब मजबूत हैं वो हर चीज़ को फेस कर लेते हैं। ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन एक छोटी सी टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर वो आप करना शुरू कर दें तो आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। अपनी मुट्ठियों को बंद कर लें, अंगूठा पकड़ लें और आप अपने इजाज़त के साथ मेंटली इन्वॉल्व होकर आप ऑर्डर करें कि जैसे अब मैं चाहता हूं कि लार्ज फिंगर ओपन हो, लार्ज फिंगर को ओपन करें, दूसरे हाथ की कोई दूसरी फिंगर को ओपन करें, लेकिन मेंटली इन्वॉल्व होकर फिर उसको रोकने की कोशिश करें। मेंटली इन्वॉल्व हो। एक दफ़ा राइट से, एक दफ़ा लेफ्ट से। एक ये टेक्निक है। दूसरी टेक्निक आप 24 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो भी फिजिकली काम करें उसमें मेंटली इन्वॉल्व हो। जो भी फिजिकली काम करें उसमें मेंटली इन्वॉल्व हो। जब आप मेंटली इन्वॉल्व होते हैं तो आप जो थॉट प्रोसेस है वो रुका होता है। आपको सोच कोई नहीं आती। आपको सोच तब आती है जब आप मेंटली कहीं और होते हैं और फिजिकली काम कोई और कर रहे होते हैं। हालांकि जो है वो होना ये चाहिए कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप खाना भी खा रहे हैं, जैसे हमें हुक्म हुआ कि हर चीज़ में मेंटली इन्वॉल्व हों। जैसे कि दुआ का जिक्र है, हर चीज़ की शुरू करने की दुआ है और बंद करने की दुआ है, ख़त्म करने इख्तिताम की दुआ है। उसका मकसद यही है। जैसे हम सफ़र पर निकलने की दुआ है तो उसका मकसद यही है कि आप मेंटली तैयार हो जाएं कि मैं ये करने लगा हूँ। मेंटली उस काम में इन्वॉल्व हो जाएं, मेंटली उस काम में आ जाएं। खाना खाते हुए बातें करेंगे तो खाना ज़्यादा खाया जाएगा। खाना आप पूरी तवज्जो से खाएंगे तो कम खाया जाएगा। इसी तरह हर काम आप किसी के साथ बैठे हुए हैं तो मेंटली उसके साथ बैठें, सिर्फ फिजिकली नहीं। अगर आप सिर्फ फिजिकली बैठे हैं तो वो गुफ्तगू और वो सारी चीज़ें वो बोर हो जाएगी, वो टाइम ज़ाया हो जाएगा अगले बंदे का। आप अगर किसी के साथ बैठते हैं या आप कोई भी काम करते हैं तो आप फिजिकली के साथ साथ मेंटली इन्वॉल्व होते हैं तो आपको ओवर थिंकिंग का मर्ज आ ही नहीं सकता। ओवर थिंकिंग का मर्ज आता ही तब है जब आप फिजिकली मौजूद हैं, मेंटली मौजूद नहीं। पास्ट या फ्यूचर, प्रेजेंट मोमेंट से हम कटे हुए हैं। बहुत सारी इसमें और भी चीज़ें ऐड कर लें। अगर अपनी जैसे फिजिकली बॉडी को, मैंने कहा था, पोजीशन को रोकने की कोशिश करें। अपने अनकॉन्शियसनेस को कॉन्शियसनेस में लेके जाएं। टेक छोड़ दें। टेक छोड़ दें, लें जी टेक छोड़ दें। टेक छोड़ने के बाद क्या करें? आप फ़ौरन आपका दिमाग रुक जाएगा। जैसे ही आप अनकॉन्शियस होते हैं दिमाग दौड़ता है, कॉन्शियस होते हैं दिमाग रुक जाता है, सोचें बंद हो जाती हैं। यही ना स्ट्रेस जो होता है ना, ये जब बंदे पे आता है ये इंसान को कॉन्शियस कर देता है बाल का। तो ये स्ट्रेस में ही लाया जाता है कि अपनी टेक छोड़ दी जाए और जो कंफर्ट लेवल है, कंफर्ट जोन है, उससे बाहर आया जाए। कंफर्ट जोन इंसान से बहुत सारी खराबियां कराती है। इंसान की ज़िंदगी में जितनी खराबियां जो है ना वो कंफर्ट जोन की वजह से होती हैं। जब इंसान बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहने का आदी हो जाता है तो फिर बहुत सारे गलत फैसले लेना शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए। उससे जो है फिर आपको फ़ायदा होता है। एक ब्रीदिंग है जिसका नाम है सातानामा। सातानामा प्राण इसको कहते हैं, सातानामा प्राण। हम इसके बारे में भी गुफ्तगू करना चाहते थे लेकिन वक्त की कमी है, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए योगी नईम साहब। बड़ा मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दे इजाज़त। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।